और जो लोग जो है पूरा पढ़ रहे हैं, तो जैसे अब उसमें ये था कि पीटी में देखिए कोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है, भाई पढ़िए तो बहुत है, नहीं पढ़िए तो कुछ भी नहीं। इसीलिए 2-2 क्लास शुरू किया गया, क्योंकि मान लीजिए एक क्लास जो है 3:30 से 5:30 चलेगा, फिर एक क्लास जो है 6 बजे से 8 बजे तक चलेगा। तो 2 क्लास जब पैरेलल ये चलेगा लगभग 4.5 माह, तभी जाकर कोर्स जो है हो पाएगा। अन्यथा ये बताइए, एक एक क्लास यदि पढ़ा जाएगा तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 8-8 घंटे का मैराथन क्लास होगा, और उस मैराथन क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, बस कोर्स खत्म होता है। तो हमें कहते हैं लास्ट में 5 बॉल पर जो है 20 रन बनाना है, तो उससे अच्छा है कि पहले से ही थोड़ा फास्ट खेले होते तो हम लोग मैच हारे नहीं होते, मैच हारे नहीं होते। अब भाई जैसे आप ही लोग पढ़ते हैं, अभी तो आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चाय की दुकान पर देख रहे हैं, तो यदि अभी से आप लोग यदि सीरियस पढ़ाई थोड़ा शुरू कर देंगे तो लास्ट में जो है बात ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो भाई मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसीलिए मैं भी सोचा कि एक एक क्लास यदि पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए ज्योग्राफी होगा, फिर पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, तब तो ये समझिए कि ताबड़तोड़ पढ़ाना पड़ेगा लास्ट में, और फिर जो है आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए चीज़ें सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। जैसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के 15-20 दिन पहले भयंकर सीरियस हो जाते हैं और एकदम जो है, दरवाजा बंद कर दो, एकदम सीरियस हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि ताबड़तोड़ पढ़ाई शुरू कर देते हैं 18 घंटा 16 घंटा। उससे आप परीक्षा नहीं पास होंगे, उससे केवल मनोवैज्ञानिक रूप से आप संतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैं बोला कि मैं भी इसी फील्ड का व्यक्ति हूं, थोड़ा बहुत परीक्षा मैं भी दिया हूं। यहां तैयारी का मतलब है कि आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। निरंतर पढ़ने से क्या, देखिए चीजें, भाई हम लोग का जो दिमाग है, तो अचानक दिमाग जो है 20 पेज कैसे रट लेगा, खुद सोचा करिए। मान लीजिए डॉक्टर बोलता है 3-3.5 लीटर पानी रोज पीजिए, अब मान लीजिए एक ही दिन 10 लीटर पानी पी लेंगे तो क्या होगा, पच जाएगा, उल्टा तबीयत खराब हो जाएगा। तो हम लोग को काम करना है, निरंतर पढ़ाई करना है। निरंतर पढ़ाई का मतलब यहां पर यह है, इसीलिए मैं भी अपना टाइम टेबल उसी तरह से बनाया कि अभी देखिए ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये बताइए कि हम लोग क्या पढ़ाएंगे। जो किताब में लिखा है वही तो पढ़ाते हैं, कोई अलग से मैं संविधान थोड़ी ना बना रखा हूं किसी देश का, मैं पढ़ाऊंगा वही संविधान पढ़ाऊंगा, बस समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा कि कैसे मैं आपके दिमाग में उसको बैठा दूंगा। तो अब मान लीजिए ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, अब मैं आप लोगों से बताया था कि हफ्ते में मान लीजिए आपका मंडे से सैटरडे क्लास चलेगा, तो मंडे से सैटरडे के बीच में मिनिमम 2 जो है आचक टेस्ट अवश्य होगा। उसको औचक बोलते हैं, हम लोग व्यवहार में आचक बोल देते हैं। 2 औचक टेस्ट अवश्य होगा। जैसे ज्योग्राफी चल रहा है, मान लीजिए अब मैं पॉलिटी भी आज शुरू कर रहा हूं, फिर मैं जो है मान लीजिए आप लोगों को फ्राइडे और सैटरडे जो है आपका इकोनॉमिक्स चलता है, तो ये 3 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं। तो हम लोगों का क्या होगा कि जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, अभी इकोनॉमिक्स का तो एक ही क्लास हुआ है, और इकोनॉमिक्स में क्लास नहीं हुआ है, वो तो मान लीजिए सिलेबस बताया गया है, अब क्लास शुरू होगा। तो इस सप्ताह हम लोग का एक ज्योग्राफी का आचक टेस्ट हो जाएगा और एक जो है पॉलिटी का आचक टेस्ट हो जाएगा। 2 मिनिमम होगा, हो सकता है 3 भी हो जाए, लेकिन 2 तो कम से कम, उसकी गारंटी है कि 2 आचक जरूर होगा। और दूसरा चीज मैं बताया था कि सैटरडे को जो है हम लोग का जो टेस्ट होगा 2 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक, ये जो टेस्ट होगा वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा उसमें ज्योग्राफी का, जैसे मान लीजिए 30-40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का हमने रख दिया, 30-40 क्वेश्चन जो है हमने पॉलिटी का रख दिया, और उसमें जो है वो 15-20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रख दिया। तो ये तीनों मिलाकर जो मंडे से फ्राइडे जो क्लास होगा, उसी मंडे से फ्राइडे का जो क्लास है उसी का सैटरडे को जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो ये मैं टाइम टेबल बनाया हूं। अब इसमें आप लोगों को जो सुधार लगेगा एकदम बताइएगा, कोई सुधार करना होगा। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप लोग कोई बताएंगे तभी तो मैं सुधार करूंगा। जो मेरा तर्कसंगत जो क्षमता है उसके हिसाब से जो मैंने सोचा। देखिए पीटी में कुछ नहीं है, पीटी कोई परीक्षा नहीं है, वो पीटी को हम लोग परीक्षा बना दिए। क्यों? लापरवाही। आप लोग ईमानदारी से बोलिएगा कि आप घर पे बैठ के इकोनॉमिक्स का कितना क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे? कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए जो खूब पढ़ता होगा उसी से पूछ लेता हूं, आप ही बताइए इकोनॉमिक्स का, ईमानदारी से इकोनॉमिक्स का घर पे बैठ के कितना क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे?
हो नहीं पाता है, देखिए हो नहीं पाता है। चलिए भाई आपसे भी पूछ लेता हूं, इकोनॉमिक्स का कितना क्वेश्चन घर पे सॉल्व किए होंगे? नहीं ना। देखिए इकोनॉमिक्स में 20 क्वेश्चन आता है तो हम लोग का सामान्यतः 10-12 सही होता है। तो ये 8 क्वेश्चन क्यों गलत होता है? ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है। यदि आप ये सोचिए कि इकोनॉमिक्स का यदि आप 2000 क्वेश्चन लगाकर चले जाइए, मान लीजिए मैं क्लास में 1000 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूं और 1500-2000 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूं प्रैक्टिस करने के लिए, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो 20 में आपका 10 सही हो रहा था वो बढ़कर जो है 14 हो जाएगा, 4 क्वेश्चन बढ़ जाएगा तुरंत। क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं आता है, हम लोग चूंकि क्या करते हैं कि अचानक क्वेश्चन देखते हैं और अचानक देखते हैं हम प्रैक्टिस तो किए नहीं है, उसके कारण वो गलती होता है। तो ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन कठिन आता है, पॉलिटी का क्या कठिन आता है, हिस्ट्री का क्या कठिन आता है? कोई कठिन थोड़ी ना है, प्रैक्टिस जरूरी है। पीटी में आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। और मैं भी प्रयास अभी बताया हूं, 2 आचक टेस्ट मैं खुद ही जिम्मेदारी लिया हूं, मैं खुद ही 2 आचक टेस्ट आपका कराऊंगा और 100 क्वेश्चन का फुल टेस्ट कराऊंगा। बस शर्त यह है कि सब लोग ईमानदारी से यहां पर आकर बैठकर टेस्ट देके जाइएगा। नंबर मत देखिएगा कि मेरा जो है 10 सही है कि 5 सही है कि कितना सही है, वो छोड़ दीजिए। जैसे आप लोग मेंस में कितने लोग आए और 2-2 लाइन लिखकर पहले दिन गए थे और मेंस में लिखना सिखा दिया ना, उसी तरह से पीटी में प्रयास करूंगा कि सब लोगों का हो जाए। बस ये कि लगे रहिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा नहीं, मैं 20 साल से इसी फील्ड में पढ़ा रहा हूं, नौकरी भी थोड़ा बहुत कर लिया, परीक्षा उच्छा देकर खूब फेल भी हो लिया हूं। तो जो अनुभव है उसके अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं कि यदि आप लोग इसमें थोड़ा सा लग जाएंगे तो हम लोग सफल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मान लीजिए 20 क्वेश्चन पॉलिटी में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो 14-15 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में यदि प्रैक्टिस करेंगे हर टॉपिक का तो 14-15 क्वेश्चन सही होगा, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स में भी 20 में 14-15 सही होगा। यदि हम लोग 14-15 सब जगह करना शुरू कर देंगे तो लगभग जो है 70-75 हम लोग को लगेगा कि एग्जाम में सही हो गया, और फिर धीरे धीरे उसमें से 10 तो गलत होना ही है घर आकर, तब भी 60 बच जाएगा, हम लोग पास हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि पॉलिटी में तो हम कर दिए 18, ज्योग्राफी में किए 10, इकोनॉमिक्स में किए 8, मत जाइएगा रिजल्ट देखने। अब मान लीजिए जीएस फर्स्ट है, अब जीएस फर्स्ट में आप नंबर पा लिए मान लीजिए 250 में जो है 150, और जीएस सेकंड में पा लिए मान लीजिए 130, और जीएस थर्ड में पा लिए 40। ऐसे थोड़ी ना होता, बैलेंस होता है ना। और सीसैट में सब लोग क्या करिए, जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सीसैट में भी प्रैक्टिस करिए, और सीसैट में काम करिए कि पिछले सालों का जो आप लोगों का पैसे जा रहा है ना, वो कैट की परीक्षा का आ रहा है। बात समझिए, वो हल्का फुल्का पैसे नहीं रहता है जो आप लोग सोचते हैं कि मैं लगा लूंगा। आप लोग जाकर नेट पर कैट का पेपर जरा सा 5-7 साल का निकाल लीजिएगा, या मान लीजिए और भी बताता हूं, क्लैट का पेपर निकाल लीजिएगा। एक तो कैट का पेपर है और एक जो है, अरे तो इंग्लिश में है तो उसका गूगल पर ट्रांसलेशन हिंदी में तो हो जाएगा, ये क्यों भूल गए। तो कैट का पेपर निकाल लीजिएगा 5 साल का, और फिर जो है क्लैट का एक पेपर होता है, वो जो है ला वाला, एक क्लैट का पेपर होता है, एक क्लैट का पेपर निकाल लीजिएगा। और एक काम और करिएगा, एनडीए का थोड़ा पेपर निकाल लीजिएगा और सीडीएस का पेपर निकाल लीजिएगा। ये 4 पेपर जैसे निकालिएगा आज जाके घर पे, ये 4 पेपर निकाल के सीडीएस, एनडीए, कैट और क्लैट, ये चारों निकाल लीजिएगा। तो आपको इससे क्या फायदा होगा, आप जब उसका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे तो उसी लेवल का क्वेश्चन वो पूछ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको देखने से फायदा ये हो जाएगा कि आप कम से कम अपना सीसैट का लेवल पकड़ लेंगे कि एक पेज पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लगाएंगे। ये मेरे कहने का मतलब। आज जाकर थोड़ा सा काम करिएगा, फिर उस पर हम लोग जो है किसी दिन चर्चा कर लेंगे कि कैसे होगा। अरे भाई आप खुद सोचिए 80 क्वेश्चन में कितना क्वालिफाई है। अरे इतना तो जानिए कि कितना सही करना है। सीसैट में 80 में कितना करना है, 27, यही तो करना है। तो 27 भी नहीं हो पा रहा है। हिंदी माध्यम में 50% लोग जो है सीसैट में ही फेल हो रहे हैं। ये भी है वास्तविकता। क्यों, बड़ा बड़ा वो पैसे जितना बड़ा पूछता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं देखिए आप कंप्रिहेंशन में मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। ट्रिक उरिक से नहीं होगा। यदि ट्रिक से होता तो सब मामला हो जाता, नहीं होता कि तुक्का कैसे लगाएं।
तुक्का लगाने का परीक्षा होता तो हम लोग तुक्का उक्का लगा लिए होते। इसलिए इस मत भ्रम में जाइए। हम लोग का व्यापार है, हम लोग अपना व्यापारिक गतिविधि चलाते हैं, रोजी रोटी हम लोग का चलता है। बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूं, व्यापारी होने के नाते नहीं, कि तुक्का लगाने के चक्कर मत पड़िए। उसको ईमानदारी से जहां जहां से मैथ में सीडीएस, एनडीए, क्लैट इसमें पेपर आ रहा है, उस तरह का क्वेश्चन लेकर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसको भी करने का एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 4 कंप्रेंशन किया, मान लीजिए 4 कंप्रेंशन किया आपने, आधा घंटा लगा। अब कंप्रेंशन छोड़िए, तुरंत आकर मैथ रीजनिंग कुछ लगाइए, 4-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का आधा घंटा लगाइए, फिर छोड़िए, फिर कंप्रेंशन 3-4 करिए, फिर मैथ रीजनिंग लगाइए। ऐसे यदि एक बार ही कंप्रेंशन लेके उलझ गए तो 1.5 घंटे तक 10 कंप्रेंशन पढ़ पाए और बाकी पेपर ही नहीं पढ़ पाए। और घर आके पता चला कि अरे तो रीजनिंग वाला बड़ा आसान था, मैथ वाला बड़ा आसान था। तो उसमें कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ेगा, तभी वो जाकर मामला बनता है। क्योंकि वो जानबूझकर यूपीएससी चाहता है कि हम फेल कराएं और हम लोग को पास होना है। तो हम लोग को अपना स्ट्रेटजी तो बना के रखना है कि हम लोग को जो है इस तरह से काम करना है कि कंप्रेंशन करिए, लेकिन सिर्फ कंप्रेंशन के भरोसे मत पहुंच जाइएगा। मैथ रीजनिंग भी कर लीजिए, जो भी उसमें है एप्टीट्यूड है वो भी कर लीजिए। और वहां पर पहले से ही जैसे मार्केट का पेपर, मार्केट में पेपर है, बहुत सारे सीसेट के टेस्ट सीरीज भी होते हैं जो भी आप लोग ज्वाइन किए हैं, उससे करके और उसको घर से ही प्रैक्टिस करके हमको देखना है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे हम करेंगे। क्योंकि आप एक चीज में मैथ रीजनिंग में क्या है, मैथ रीजनिंग में यदि आपके पास 15 मिनट समय है और आसान प्रश्न भी मैं दे दूं आपको लगाने के लिए और घड़ी सामने रख दूं, आप नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग का एक विशेषता होता है कि मैथ रीजनिंग में आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, मान लीजिए ए और बी 2 मिलकर 4 दिन में काम किए, सी और डी मिलकर 3 दिन में किए, एक व्यक्ति ने इतने किया, तो ऐसी दशा में जो है सबको आधा दिन लगा दिया जाए तो कितने दिन में काम होगा। अब है तो 4 लाइन का क्वेश्चन, इक्वेशन बनाना है, लेकिन जैसे घड़ी देखेंगे घड़ी भाग रहा है, a + b = 4, अरे 5 मिनट बचा, छोड़ो हटा, दूसरा पढ़ता हूं, हो गया खत्म। जब तक आप शुरू में शांत दिमाग से, मैथ रीजनिंग शांत दिमाग से होता है। जब आपको शुरू में यदि 8-10 क्वेश्चन आपने मैथ रीजनिंग का निकाल दिया तो समझिए कि आप बस काम हो गया। क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आधे घंटे पौन घंटे में करके, अरे भाई सब क्वेश्चन कठिन थोड़े ना आता है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो मैथ का आसान ही होता है। आसान वाला तो कम से कम करिए, उसको करके पहले 8-10 क्वेश्चन ठीक कर दीजिए जो आसान वाला है। 10 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद 5-7 अपना कंप्रेंशन करिए, फिर उसके बाद आइए मैथ रीजनिंग पर। तो ये रणनीति आप लोग अभी से अपनाइए। क्योंकि जीएस में जैसे मैंने रणनीति बनाया कि मैं कैसे आप लोगों को करवाऊंगा, और फिर आप लोगों को पेपर जो बनेगा ज्योग्राफी का, जैसे आप लोगों का औचक टेस्ट होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, तो उसमें मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा। मैं भी क्वेश्चन का मतलब मैं क्वेश्चन पहले बनाकर सर लोग देते हैं, उसको मैं देखूंगा, उसमें कुछ फेरबदल करूंगा अपने हिसाब से। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपका प्रैक्टिस सही होना चाहिए। तो आप लोग सीसेट वाला काम अपना ठीक करके रखिए कि पता चले कि मैं ये तो करा दिया और सीसेट में 20 क्वेश्चन सही किए, तो वो चीज ना हो। इसीलिए पहले दिन ही आप लोग को आगाह कर दिया हूं। और आप लोगों का कोई सुझाव हो तो बताइए, सोचते रहिए, बताते रहिएगा। पेपर नेट पर है तो, अरे है पेपर, जाके यूपीएससी की साइट पे चले जाइए, वहां से निकल जाएगा। हाँ ये है कि कैट का पेपर निकालेंगे तो 80-90 पेज में निकलेगा, इतना मोटा होता है। हाँ तो अपना डाउनलोड करके देख लीजिए, मैं भी देखता रहता हूं इसलिए बताया। नहीं मिलेगा तो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले तो जो राज्य व्यवस्था हम लोग को पढ़ना है, तो देखिए जो पोल्टी है, तो ऐसे समझिए कि ये बड़ा गोला जो है राज्य व्यवस्था है, जिसको हम लोग पोल्टी कहते हैं। और इसके भीतर जो है संविधान है, संविधान है। तो संविधान जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान जो है सिद्धांत है। संविधान किसी भी देश का जो है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट माना जाता है, मूल नियम माना जाता है। तो ये तो मूल नियम बन गया। अब लेकिन केवल नियम बनाने से तो व्यवस्था चलता नहीं, उसमें बहुत सारी जो है व्यवहारिक पहलू भी होती हैं। तो ये जो राज्य व्यवस्था जो हम लोग पोल्टी पढ़ते हैं, तो पोल्टी का मतलब होता है सिद्धांत प्लस व्यवहार, सिद्धांत प्लस व्यवहार, इस बात को हम लोग पोल्टी कहते हैं।
तो हम लोगों को संविधान नहीं पढ़ना है, भारत का संविधान नहीं है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब हुआ कि संविधान जो है सैद्धांतिक पक्ष है, और जब हम उसके जो है सैद्धांतिक पक्ष के साथ व्यवहारिक पहलुओं को, उसके एप्लीकेशन को जोड़कर जब हम लोग पढ़ते हैं, उस बात को हम लोग जो है वो देखा जाए तो पॉलिटी कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम संविधान को जो है व्यवहार में लागू किया जाता है, जैसे कोई नियम बना, मान लीजिए हम लोग टाइम टेबल बनाए, तो टाइम टेबल बनाए तो व्यवहार में लागू करते हैं तो डिफरेंस नहीं आता है। मैंने बोला कि 6 से 8 क्लास होगा, खुद ही 5-10 मिनट लेट आया हूं। तो यहां पर देख रहे हैं कि मान लीजिए 6 से 8 हमने कहा तो कुछ उसमें व्यवहार में परिवर्तन हो गया। आप ही लोग गांव से जब यहां पर आते हैं तो बोलते हैं क्या, अरे अगले साल तो बन के आ ही रहा हूं, 1 साल का बात है, बस रुकिए। तो यहां देख रहे हैं कि 1 साल में सिलेबस ही नहीं समझ में आता, सिलेबस है कहां, बनने का तो बात छोड़िए, 1 साल बाद पता चलता है कि यह सिलेबस था। सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आता है। तो जब हम सिद्धांत के साथ जो है संविधान के साथ जब व्यवहार को मिला देते हैं, जब हम लोग संविधान को व्यवहारिक धरातल पर लागू करते हैं और उसको जिस बातों को मिलाकर व्यवस्था चलाते हैं, तो संपूर्ण जो व्यवस्था बनती है उसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। तो पहले तो ऐसे गोला बना के 2 लाइन यहां पर लिख दीजिए, यहां पर राज व्यवस्था का मतलब, क्योंकि ये तो पता चले कि हम लोग को पढ़ना क्या है। संविधान हो गया सिद्धांत, और फिर इसका राज व्यवस्था में लिख दीजिए। संविधान के साथ व्यवहारिक पहलुओं को जोड़ना, संविधान के साथ व्यवहारिक पहलुओं को जोड़ना, संविधान के साथ व्यवहारिक पहलुओं को जोड़ना, अर्थात जब संविधान को, उसी में लिखिए, अर्थात जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, अर्थात जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है और व्यवस्था चलाई जाती है, और व्यवस्था चलाई जाती है, तो उसे राज व्यवस्था कहा जाता है। तो उसे राज व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जब मैंने ये बताया आपको, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जो हमारा संविधान लिखा गया है, सिर्फ संविधान का प्रश्न नहीं आएगा। जब हम संविधान को लागू करते हैं तो लागू करने में जो हम लोग व्यवहारिक पहलुओं को, चीजों को मिलाते हैं, वो सब हमारा सिलेबस है। जैसे मान लीजिए आपने करंट में कुछ सुना कि न्यूजीलैंड में मतदान की आयु जो है 16 से 17 वर्ष करने का बात रखा गया। पढ़े होंगे आज पेपर में, कौन लोग पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा, तो अब कैसे पढ़ेंगे? तब तो मुश्किल है। पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, समाचार सुनते हैं कि नहीं? आज देखिए समाचार में था कि न्यूजीलैंड जो है, जो 18 वर्ष हम लोग मतदान की आयु है, तो 18 वर्ष को घटाकर वो 16 से 17 वर्ष करने की बात किया है। न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है। ये बात मान लीजिए आज न्यूज में है, हो सकता है कि मान लीजिए कल आप लोग पेपर में पढ़ेंगे, या हो सकता है कि पेपर घर पे आया हो, आप लोग चल दिए हो। तो मान लीजिए अब ये बात न्यूजीलैंड में कहा गया, और न्यूजीलैंड में ये बात कहा गया, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आना चाहिए कि अब मान लीजिए पेपर में आ सकता है कि न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहां पर जो है 16 से 17 वर्ष मतदान की आयु करने का प्रस्ताव रखा गया। ये व्यवहार की बात मैं कर रहा हूं। मान लीजिए अब न्यूजीलैंड के बारे में दूसरा तथ्य भी आपको याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम महिला मताधिकार न्यूजीलैंड में ही दिया गया 1876 में। देखिए अब 2 चीज हो गया, मत देने, सबसे पहले महिला मताधिकार न्यूजीलैंड में 1876 में, 1878 में लागू हुआ। तो ये मैं बताया कि ये पॉलिटी का व्यवहार है। आप सिर्फ संविधान पढ़ के, इसीलिए तो ये बताइए, आप लोग जब लक्ष्मीकांत जी किताब पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस किताब से 20 क्वेश्चन में से 10-12 ही प्रश्न आएगा, चाहे जितना आप किताब को पढ़ लीजिए। 7-8 क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यवहार वाला जो पहलू है वो तो आपको जो है जोड़ना घटाना पड़ेगा,
वो तो आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग को पॉलिटी में इस तरह से पढ़ना है कि कोई चीज आपने पढ़ा, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अभी मलेशिया में चुनाव हो रहा है, वहां गठबंधन सरकार बनी है, तो आपको ध्यान होगा कि वहां पर जो है वो देखा जाए तो 25-26 साल के बाद पहली बार गठबंधन सरकार मलेशिया में बनी है। तो ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा कि कहां पर चुनाव हुआ है। जैसे इजराइल, मान लीजिए इजराइल में चुनाव हुआ, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इजराइल में चुनाव हुआ तो वहां कौन सी व्यवस्था है। तो वहां पर जो है वो देखा जाए तो लिस्ट सिस्टम पाया जाता है। अब लिस्ट सिस्टम पाया जाता है तो लिस्ट सिस्टम है क्या। मान लीजिए फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वहां पर सेकंड बैलेट सिस्टम पाया जाता है। मैं पढ़ाऊंगा इसको इस बार। सेकंड बैलेट सिस्टम पाया जाता है, तो सेकंड बैलेट सिस्टम है क्या कि सेकंड बैलेट सिस्टम का मतलब कि 2 बार चुनाव होना। सेकंड बैलेट, द्वितीय मतदान प्रणाली। जैसे मान लीजिए पहली बार चुनाव हुआ, ABCD 4 लोग चुनाव लड़े राष्ट्रपति के लिए, तो अब एक बार मतदान हुआ, उसके बाद अब देखा जाएगा कि 2 लोगों को सबसे ज्यादा मत किसको मिला है। जैसे मान लीजिए A को 30% मत मिल गया, B को जो है मान लीजिए 35% मत मिल गया, इसको 20% मत मिल गया, इसको जो बचा वो मिल गया। तो इसका मतलब कि A और B वाले को सबसे ज्यादा मत मिला, तब दोबारा चुनाव होगा और A और B 2 ही लोग चुनाव मैदान में होंगे, और इस तरह से चुनाव मैदान में होंगे, और इसके बाद फिर दोबारा जनता मतदान करेगी। अब जिसको 50% से ज्यादा वोट मिलेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। इसको सेकंड बैलेट सिस्टम कहा जाता है। तो अब मान लीजिए फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वहां पर कौन सा सिस्टम प्रयोग हुआ, ये व्यवहार है। तब आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ वहां दिखाई देगा। थोड़ा सा आप लोग भी नजर रखिएगा, मैं भी नजर रखूंगा, हम लोग उसको मिलाएंगे इसमें। इसीलिए बोला हूं कि पहले ये कंसेप्ट क्लियर कराता हूं कि पॉलिटी का मतलब संविधान नहीं है कि आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपातकाल मूल अधिकार पढ़कर खूब खुश हो रहे हैं कि अब तो पढ़ दिया, इस बार पढ़ दिए तो 20 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन उससे आएगा, बाकी 8-10 क्वेश्चन उल्टा सीधा वो पूछेगा। क्योंकि हम लोग क्या सिलेबस में पॉलिटी लिखा है। अब सिलेबस आप लोग पीटी का सिलेबस यूपीएससी का देखे हैं, देखे हैं ना, तो देखे हैं तो उसमें जो सेक्शन लिखा गया है उसके अलावे उससे संबंधित जो सेक्शन है, एक सिलेबस हमको दे देना। तो अब देखिए, तो मैं एक एग्जांपल बताया। अब राज्य व्यवस्था में हम लोग को पढ़ना क्या क्या, पहले ये समझिए। सबसे पहला तो चीज है कि जैसे मैं बताया कि ये संविधान है, संविधान कुछ नियम है, तो हम लोगों को जो है इसका बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ना है, आधारभूत ढांचा इसका पढ़ना है, आधारभूत ढांचा पढ़ना है। आधारभूत ढांचा का मतलब संविधान के बारे में जो भी छोटा छोटा बात है, संविधान के बारे में जो भी छोटा छोटा बात है वो सब पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अब इसमें 2 तरह की बातें हैं। देखिए, एक तो बात है जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि एक तो सामान्य पहलू है और दूसरा है सरकार से संबंधित पहलू, सरकार से संबंधित। तो सामान्य पहलू का मतलब यह है कि जैसे जितना भी छोटा बात आप सुनते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने संविधान, अभी मैं शुरू करूंगा, तो संविधान क्या होता है, अच्छे संविधान की क्या विशेषता है, भाई भारतीय संविधान में कौन सी अच्छाइयां पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न कुछ बनाया कि भारतीय संविधान जो है वो देखा जाए तो भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर की जा सकती है, तो आपको अच्छे संविधान की विशेषता पता होगा तब तो आलोचना का टिक लग पाएगा। तो संविधान क्या है, जैसे मैं अभी मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे एक सरकार। अब सरकार मैं अभी बोलते समय 5 बार बोल दिया, तब सरकार क्या होता है, या मान लीजिए सपोज करिए जो छोटा छोटा बात है, जैसे संविधान का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, संविधान का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण, या इसी तरह से जो है संविधान के वर्गीकरण का मतलब कि जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हैं संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, लिखित संविधान, अलिखित संविधान पढ़ते हैं, उसी को हम लोग संविधान का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं कि वो किस तरह से होता है। या इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल, या मान लीजिए संविधान सभा, संविधान सभा, या मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं जैसे नागरिकता, नागरिकता, या मान लीजिए मूल अधिकार, जैसे डीपीएसपी है, राज्य के नीति अनुसार सिद्धांत, या इसी तरह से मान लीजिए मूल कर्तव्य। तो ये तो इस संविधान का सामान्य पहलू है।
और संविधान का जब सामान्य पहलू है तो ये जो आधारभूत ढांचा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है एक तरह से जो है संविधान हो गया, एक तरह से ये संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये जो आधारभूत ढांचा हम लोग पढ़ेंगे तो एक प्रकार से ये संविधान हो गया। अब सरकार से संबंधित जितने पहलू हैं, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कुछ लिख देता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपातकाल, न्यायपालिका, पंचायती व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। जैसे मान लीजिए अब इसी में जम्मू कश्मीर भी हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। इस तरह के जितने पहलू हैं वो सरकार से संबंधित पहलू हैं। ये तो संविधान हो गया। अब संविधान के साथ मैं बताया कि हम लोग को संविधान ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोग को पढ़ना है पॉलिटी, राज व्यवस्था। तो जब संविधान हम लोग इस पढ़ लिए तो हम लोग को अब इसका जो है क्या पढ़ना है, व्यवहार। अब इसका व्यवहार भी पढ़ना है। अब व्यवहार में जो है वो देखा जाए तो दो तरह की चीजें हम लोग को पढ़ना है। एक तो हम लोग को संस्था पढ़ना है। भाई ये बताइए, निर्वाचन आयोग है, मान लीजिए वित्त आयोग है, चाहे मान लीजिए सब करिए अंतर्राज्यीय परिषद है, चाहे क्षेत्रीय परिषद है, चाहे NHRC है, NCW है, या विधि आयोग है। अभी मान लीजिए विधि आयोग की रिपोर्ट आई, अब मैं मान लीजिए लाइन लिखूं कि विधि आयोग जो है वो देखा जाए तो कानूनी संस्था के रूप में है। सही बात? गलत बात ना। विधि आयोग कहां कानूनी संस्था है? लॉ कमीशन कानूनी संस्था नहीं है। लॉ कमीशन जो है सरकार के प्रस्ताव से बना है। हमें कहते हैं, अब मान लीजिए विधि आयोग का क्वेश्चन आ गया, आप सोचेंगे कि तो उल्टा है, कुछ नहीं उल्टा पूछा है। इसलिए आते ही पहले यही बात बोला हूं कि पॉलिटी पढ़िएगा, संविधान पढ़ के मत चले जाइएगा, नहीं तो 10 ही क्वेश्चन सही होगा। आप भी थोड़ा सा पढ़िएगा, मैं भी उसमें पढ़ाऊंगा, आप भी नजर रखिएगा करंट की घटना पर, हम भी नजर रखेंगे और उसको मिला के पढ़ा जाएगा। तो व्यवहार में एक चीज हम लोग को पढ़ना है, संस्थाएं, संस्थाएं आबलिक आयोग, जितना भी आयोग है सब आयोग पढ़ना है। और दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है इसमें, जैसे मान लीजिए जो मुद्दे होते हैं, वैचारिक जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करना है। अब पहले बना लीजिए। जो व्यवहारिक जो मुद्दे हैं और फिर संस्था और आयोग पढ़ना है। अब इसमें जो है जो संस्था आयोग पढ़ना है तो इसमें क्या क्या पढ़ना है समझिए। देखिए, संस्थाएं और आयोग, आबलिक परिषद, तो इसमें जो है दो तरह की संस्थाएं होती हैं। एक तो होता है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, और दूसरा होता है संविधानेतर संस्था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संवैधानिक संस्था का मतलब, देखिए यहां पर हम लोग महत्व समस्या नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बताया, मान लीजिए वित्त आयोग है तो वित्त आयोग की 15वीं, मान लीजिए अभी नया वित्त आयोग बनाया गया, पढ़े होंगे आप लोग, अभी 10 दिन पहले नहीं बनाया गया था। तो वित्त आयोग बनाया गया, अब नया वित्त आयोग बनाया गया है तो कौन उसका अध्यक्ष है, नए वित्त आयोग को क्या कार्य सौंपा गया है, या पुराने वित्त आयोग ने रिपोर्ट दिया है तो उसमें क्या क्या बात कहा है। मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा था, जो मेंस में क्वेश्चन पूछता है उसी से मिलता जुलता 2-4 क्वेश्चन पीटी में भी आता है। तो हम लोग को यह नजर रखना है कि 15वें वित्त आयोग ने क्या सिफारिश किया,
और नया वित्त आयोग बनाया गया या मान लीजिए नया लॉ कमीशन बनाया गया तो उसको कौन सा काम सौंपा गया। तो जितने भी आयोग है, जिसमें बताया कि संवैधानिक संस्था का मतलब यह हुआ जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, मतलब जिसको किसी अनुच्छेद में लिखा गया है उसको हम लोग बोलेंगे संवैधानिक संस्था। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे वित्त आयोग है। अब वित्त आयोग है तो 280 अनुच्छेद 280 में लिखा गया है। मान लीजिए अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है 263 में है। या मान लीजिए निर्वाचन आयोग है 324 में है। तो जिसका उल्लेख संविधान में है, जितनी संस्थाएं हैं, सब संस्थाओं के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानना है। जैसे मान लीजिए एससी आयोग बनाया गया तो अनुच्छेद 338 में है। एसटी आयोग है 338 क में है। अभी ओबीसी आयोग बनाया गया था 338 ख में है। ऐसे ही याद होगा, उसको खूब पढ़ेंगे, खूब उसको लिखेंगे, बार बार बोलेंगे तो उसी से याद होगा। तो इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उसको हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं। हम लोग जब मेंस पढ़ते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि 4 लाइन मैंने भूमिका बताया और तुरंत उसका महत्व समस्या लिखवाया, कुछ सुझाव लिखवाया, बस काम खत्म। यहां पर महत्व समस्या नहीं, उसके भीतर जा जाके छोटा छोटा बात समझना है। ये पीटी पढ़ने का तरीका है। कितने लोग देखिए पीटी के मास्टर होते हैं, मेंस होता नहीं। कितने लोग पूरे मेंस परफेक्शन है, पीटी होता नहीं। तो दोनों की तैयारी करना है ना। तभी तो मैं बताया कि बताइए मैं चाहता तो पोलिटी मेंस पढ़ा रहा था, उसमें पीटी मेंस दोनों मिला के पढ़ा दिया होता। लेकिन आपने सोचा कि मैं दोनों को क्यों अलग करके पढ़ाता हूं, क्योंकि पीटी पढ़ाता हूं तो मेरा ध्यान छोटी बातों पर ही रहेगा। पता चलेगा उसी में मैं विश्लेषण भी कर रहा हूं, न पीटी हुआ ढंग से न मेंस हुआ ढंग से। तो पीटी का मतलब फिर पीटी, छोटा बात मैं भी बोलूंगा, आप भी छोटा बात सुनेंगे, उसमें फिर विश्लेषण नहीं। क्योंकि मेंस और पीटी मिला हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन पीटी पढ़ने का तरीका अलग है। जैसे इलाहाबादी लोग हैं, इलाहाबादी लोग देखिए पीटी के मास्टर हैं, साल भर पीटी पढ़ते हैं, उस साल भर ही पीटी पढ़ते हैं। मेंस जल्दी होता नहीं, पीटी कभी रुकता नहीं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, अरे मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे, बाकी दूर का बात छोड़िए। पीटी कभी रुकता नहीं, मेंस कभी होता नहीं। तो मान लीजिए ऐसा पढ़ाई मत पढ़िए। पीटी हम लोग को पास करना है, पीटी से हम लोग सिलेक्शन नहीं पाएंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि ये कहने से काम नहीं चलता। जैसे हम लोग कह तो देते हैं, देखिए पीटी हल्का फुल्का परीक्षा होता है, उसका नाम ही प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए बहुत मेहनत मत करिए, आप मेंस अच्छा से तैयारी करते रहिए, उसी में पीटी निकल जाता है। तो पीटी निकल जाता है तो बताइए, देख तो रहे हिंदी माध्यम से कितने लोग पीटी पास होते हैं, 500। और रिजल्ट कितना निकलता है, रिजल्ट कितना निकलता है ये तो बताइए। 18,000 20,000 रिजल्ट निकलता है, पास होते हैं हिंदी माध्यम में 500। तो 500 में मान लीजिए 10 लोगों का सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हो गया, तो कौन सा खराब हुआ? कोई खराब तो नहीं रिजल्ट है। मान लीजिए 500 लोग में 15-20 लोगों का सिलेक्शन हो गया फाइनल, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? तो इंग्लिश मीडियम वाले पीटी पास करते हैं, वही अपना ज्यादा सीट पाएंगे। यहाँ जो 500 400, इस बार कितना रिजल्ट था? 450 के आसपास पीटी में। मान लीजिए 450 लोगों में यदि 20 22 25 लोग 27 लोग फाइनल सिलेक्शन पा गए तो परसेंटेज कोई कम थोड़ी ना है। अरे भाई जब मान लीजिए 18,000 में पास होते 10,000 हिंदी माध्यम से, हम लोग जमाने में यही तो होता था कि मान लीजिए 5,000 रिजल्ट निकला पीटी का, तो उसमें हिंदी माध्यम से पास हुए 3,000 3500, तो रिजल्ट भी ज्यादा आता था। यहाँ पीटी नहीं पास हो पाए तो आगे क्या रिजल्ट देखेंगे? सब पता लगे बक्से में कॉपी भी बना के मेंस रखा ही रह गया, अब बक्सा लेकर गांव चले गए। और क्या? देखिए हम लोग अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते। हम लोग जमाने में पीटी सीट कितना आता था? 90-100, बस इससे ज्यादा सीट नहीं आता था। तो 90-100 सीट हुआ, अब उसका 15 गुना 20 गुना रिजल्ट निकलता था। कभी मान लीजिए 100 सीट हुआ तो 3,000 पीटी का रिजल्ट निकल गया। कभी मान लीजिए 150 सीट हुआ तो 4-5,000 रिजल्ट निकल गया। मैक्सिमम बता रहा हूं, मान लीजिए 4,000 रिजल्ट आता था तो 2-2,500 हिंदी माध्यम से पीटी पास होते थे। भाई हर हॉस्टल से इलाहाबाद में, या मान लीजिए सब करिए डीयू से चाहे जेएनयू से, हर हॉस्टल से लोग जाते थे
हिंदी माध्यम वाले मेंस देने के लिए, तब रिजल्ट भाई उसके हिसाब से इंटरव्यू देते थे। अब जब यहीं पर कम हो गया तो फिर आगे मामला सब रुक गया। फिर देखिए गलती तो है हम लोग की, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया संवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि ऐसी संस्थाएं जिसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है, अन्य माध्यम से बनाया गया है। ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है बल्कि अन्य माध्यम से बनाया गया है, अन्य माध्यम से बनाया जाता है। अब अन्य माध्यम से बनाया जाता है तो इसमें दो माध्यम हैं। एक तो माध्यम है कानूनी, या इसी को हम लोग कहते हैं अधिनियम के माध्यम से। तो कानूनी का मतलब हुआ कि कानून बनाकर साधारण बहुमत के द्वारा संस्था बनाना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। जैसे आप लोग पढ़ते हैं NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जैसे आप लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। या मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं अभी जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। जैसे अभी खूब चर्चा में चल रहा है ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय। नहीं पढ़ते ED को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये सब जितना भी मैं बोल रहा हूं सब कानूनी संस्था है, कानून के माध्यम से। और एक होता है मंत्रिमंडलीय संकल्प या प्रस्ताव के द्वारा। मंत्रिमंडलीय संकल्प, ठीक है, मंत्रिमंडलीय संकल्प आबलिक प्रस्ताव के द्वारा। मतलब मंत्रिमंडल ने संकल्प लेकर, न तो संविधान में लिखा गया और न ही कानून बनाया गया, बल्कि केवल प्रस्ताव के माध्यम से बन गया। तो यहां पर जैसे आप लोग पढ़ते हैं नीति आयोग, जैसे ही मैं बताया विधि आयोग, जैसे मैं बताया विधि आयोग। जैसे आप लोग पढ़ते थे पहले योजना आयोग, या जैसे पढ़ते हैं CBI, जैसे CBI पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए CVC पढ़ते हैं तो CVC कहां पर है? अधिनियम के माध्यम से। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC जो है अधिनियम के माध्यम से है। और फिर मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से CBI है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि CBI न तो संवैधानिक संस्था है न तो कानूनी संस्था है, और अधिकार उसको उतना दे दिए। तो ये सब जितना मैं लिखा हूं ये सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। अब ये मैं चार्ट बनाया हूं, घर पे जाके देखिएगा, हर दूसरे साल प्रश्न आया होगा, तीसरे साल, कि कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, जाके देखिएगा, या कौन सा कानूनी संस्था है। अभी बताइए, यदि सिर्फ चार्ट आपको याद होगा तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसमें लिखा होगा कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, SC आयोग, फिर कुछ लिख देगा उसमें नीति आयोग। अरे नीति आयोग, संविधानेतर का मतलब, यहां पर यह ध्यान रखिए, संविधानेतर संस्था का मतलब असंवैधानिक संस्था नहीं, ध्यान रखिएगा, असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अंग्रेजी देख कर टिक लगाइएगा। आप लोग कहेंगे तो उसमें मैं जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों पेपर करवा दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। गैर संवैधानिक का मतलब संविधान से मेल नहीं खाता है, असंवैधानिक का मतलब संविधान से मेल नहीं खाता है। तो ये संस्थाएं भले संविधान में नहीं लिखी गई है लेकिन संविधान से तो मेल खाती हैं। संविधानेतर मतलब संविधान के अलावे, संविधान से इतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ना, इसीलिए शुरू किया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो बराबर ही हुआ।
नहीं, अच्छा हुआ पूछे, अच्छा हुआ। देखिए आप लोग अपने मन में मत रखिएगा, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, पूछेंगे तभी तो क्लियर करूंगा। ये नहीं कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, ये अपने दिमाग से हटाइए, पूछा करिए। मास्टर का मतलब क्या है, मैं मान ली 2 घंटा बोलूंगा, पूछा करिए, आपका उत्तर ही नहीं मिले क्या फायदा। ये बताइए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ भी ऐसा चीज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? नहीं भाई, कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी ना होता है, कोई भी चीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी ना होता है। तो कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? कानूनी पहलू था ना भाई। 1919 के अधिनियम को बकायदे उस समय जो है वह देखा जाए तो जैसे हमारी लोकसभा काम करती है, तो 1919 के अधिनियम में आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में कि 1919 के अधिनियम में जो है देखा जाए तो केंद्र स्तर पर 2 तरह की संस्थाएं बनाई गई थी, लेकिन 1919 से पहले जो है केंद्रीय विधानसभा केंद्र में काम करता था। ठीक, तो 1919 का जो अधिनियम बना तो भले अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन केंद्रीय विधानसभा में उसको पारित किया गया साधारण बहुमत से। अब 1935 का अधिनियम है तो अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन 1935 के अधिनियम में केंद्र में जो है वो 2 सदनी व्यवस्था हो गई थी, आपको ध्यान होगा। 1919 के अधिनियम में 2 सदनी केंद्र में व्यवस्था हो गई, तो दोनों सदन ने पारित किया था। और 1935 के अधिनियम में जो हम लोग विधानसभा विधान परिषद पढ़ते हैं वो 1935 के अधिनियम में बन गया था। अब देखिए, जैसे आपने अधिनियम की बात किया, अधिनियम भी पढ़ते हैं तो आप उसको रटेंगे तो नहीं रटाएगा, जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। ये बताइए, आप लोग जैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए कि 1919 के अधिनियम में जो है द्वैध शासन लागू किया गया, राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो द्वैध शासन का मतलब पढ़ते हैं कि विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जो है आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक, फिर जो है केंद्र में जो है 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, इतना पढ़ते होंगे। राज्य में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस अधिनियम से? राज्य में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस अधिनियम से? 1935। पढ़कर भी गलत कर रहे हैं, इसी को बोला हूं। यदि प्रैक्टिस किए होते तो गलत नहीं होता, खुद सोचिएगा। जो आप बोले वही बोला हूं, और अभी आप ही गलत आंसर दिए। कैसे, जैसा समझिए, अभी आप ही ने बोले हैं कि राज्यों में 1919 में द्वैध शासन की स्थापना हुआ, हस्तांतरित विषय और रक्षित विषय हो गया। हस्तांतरित विषय का मतलब जो चुनी गई सरकार थी उसको जो है वो देखा जाए तो पंचायती व्यवस्था, उसको जो है शिक्षा, उसको कृषि, ये सब दे दिया गया था, और बाकी गवर्नर अपने पास रख लिया था। तो जो गवर्नर अपने पास रख लिया था वो हो गया उसका आरक्षित विषय, और हस्तांतरित विषय का मतलब जो लोग चुन कर आए थे उनको हस्तांतरित विषय कर दिया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब मैंने प्रश्न बनाया कि राज्य में आंशिक उत्तरदायी सरकार, तो राज्य में आंशिक उत्तरदायी का मतलब कि जो विषय चुनी गई सरकार को दिया गया था वही, उसी के लिए तो लोग उत्तरदायी थे। जो राज्यपाल के पास था उसके लिए तो उत्तरदायी थे नहीं। जैसे पुलिस प्रशासन है, जैसे कानून व्यवस्था है, जैसे राजस्व है, ये सब राज्यपाल के पास था। इसका मतलब कि राज्य में शासन की स्थापना उत्तरदायी तो हुई, लेकिन पूर्ण उत्तरदायी सरकार नहीं बनी, क्योंकि कहीं न कहीं जो है आरक्षित विषय रख दिया गया। तो मैं पूछूंगा कि राज्य में आंशिक उत्तरदायी सरकार कब? 1919। अब क्लियर हुआ? इसलिए बोला, जो आप बोले हैं वही मैं बोला हूं, समझाया भी हूं, और उसी का क्वेश्चन पूछा हूं। मान लीजिए हमने पूछा कि केंद्र में जो है, मान लीजिए हमने पूछा, मैंने ऐसे पूछ दिया कि राज्य में जो है पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब? 1935, क्योंकि 1935 में राज्य में द्वैध शासन समाप्त हो गया। कुछ नहीं है, बस केवल आप जो पढ़ते हैं उसी को इधर उधर, यदि मान लीजिए 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते तो गलत थोड़ा होता। अरे सब रटा दूंगा, आप तो बस धैर्य बना के 5-7 दिन रुकिए, उस सब आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं हो। है कानूनी संस्था को सरकार जब चाहे तब मंत्रिमंडलीय सरकार निर्णय लेकर उसको समाप्त कर सकती है, जब चाहे तब सरकार समाप्त कर सकती है। साधारण बहुमत से भी सरकार समाप्त कर सकती है, निर्णय से भी समाप्त कर सकती है। लेकिन संवैधानिक संस्था में कोई फेरबदल करना होगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब जैसा समझिए, अभी शुरू किया हूं ना, बस मन लगा के 5-7 क्लास पढ़ लीजिए।
असंवैधानिक, हाँ बताता हूं। एक्चुअल में हिंदी में गैर संवैधानिक, असंवैधानिक हम लोग जो बोलते हैं वो वास्तव में देखा जाए तो यहां मेल नहीं खाएगा। कोई भी चीज होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोई भी चीज हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए पीएफआई है या कोई मान लीजिए संस्था है, उसको हमने असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो अब असंवैधानिक हमने घोषित कर दिया तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह कार्य कर रहा था, संविधान की भावना से मेल नहीं खा रहा था। ठीक, हाँ बताता हूं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि संविधान के तहत ही बनाया गया है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इस बात को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, और जब हम कहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि ये संस्था जो है वो हमारी संविधान की भावना से मेल ही नहीं खाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा कोई मान लीजिए जैसे बहुत सारी संस्थाओं को बैन किया गया ना अभी, हाँ जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है उसको हमने बैन कर दिया, हमने कह दिया कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे संविधान और जो हमारा कानून है उसकी भावना से मेल ही नहीं खाता है, तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। कौन? हाँ बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए इस संस्था मैंने बताया दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है सामाजिक संस्था और एक होता है राजनीतिक संस्था। थोड़ा सा बताता हूं, लिखिएगा मत। एक होता है सामाजिक संस्था और एक होता है राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था, तो हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, चूंकि मैं राजनीति मतलब कि पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मैं राजनीतिक संस्थाओं पर चर्चा कर रहा हूं। और जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं एनजीओ, एनजीओ जैसे हम लोग कहते हैं मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या मान लीजिए कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, ये सब हमारे यहाँ क्या है, सामाजिक संस्था है। तो हम लोग सामाजिक संस्था को अलग रखते हैं। भाई हम कहते हैं एनजीओ के लिए भी तो कानून बनाया गया, स्वयं सहायता समूह के लिए भी तो कानून बनाया गया, तो ये अलग पहलू हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे क्या, राजनीतिक संस्था, इसीलिए उसको मैं ला के इसमें मिला नहीं रहा हूं। जब वो मैं आप बोलेंगे तो उसको मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। बस आपको दिमाग में दो चीज रखना है कि जैसे मान लीजिए मैं दो चार प्रश्न से बता देता हूं, सबसे अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कौन सी संस्था असंवैधानिक है। भारत में कुछ संस्थाएं जो है असंवैधानिक भी हैं। भारत में कोई भी संस्था असंवैधानिक बनी नहीं सकती है। संवैधानिक होगा या संविधानेतर होगा। ऐसा करेंगे कि मैं कल जो है कुछ क्वेश्चन भी खोज के लेते आऊंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, या मान लीजिए किसी के पास होगा तो देखेंगे तो पूछा भी होगा। हाँ वही, इसीलिए कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि आप अंग्रेजी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द देखकर टिक लगाइएगा। अभी पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, किसी के पास होगा। अच्छा एक काम और आप लोग करिएगा, हम यूट्यूब पर जो है 20-22 साल का पेपर सॉल्व करा रखे हैं पीटी का। हम लोग का जो रीयूनियन आईएएस है यूट्यूब है, उस पर मैं 22 साल का पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करा रखा हूं। वो एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अंग्रेजी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहेगा, उसको टिक लगाइएगा। जैसे दो चार मैं क्वेश्चन बताता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा कि कौन जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। ठीक, हमने आंसर बनाया ए बी सी डी। हमने बनाया यहां पर मान लीजिए हमने लिखा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, फिर हमने लिखा वित्त आयोग, मान लीजिए वित्त आयोग हमने लिखा, फिर हमने लिखा कि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, फिर हमने लिख दिया मान लीजिए कुछ हमने लिख दिया नीति आयोग, ऐसे। अब मान लीजिए ऐसे लिखा, तो यहां पर देखा जाए तो ये संवैधानिक हो गया, ये भी संवैधानिक, ये भी संवैधानिक, तो हम क्या लगाएंगे, डी। अब देखिए अब यहां पर हमने दूसरा प्रश्न बनाया। अब ऐसे बनाया कि कौन सी संस्थाएं जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, और हमने एक लिखा, कुछ मान लीजिए हमने लिखा सीबीआई, हमने लिखा मान लीजिए लॉ कमीशन, हमने 3 लिखा मान लीजिए ईडी, हमने 4 यहां पर लिख दिया जो है कुछ मान लीजिए ऐसे लिख दिया कि वित्त आयोग लिख दिया, वित्त आयोग लिख दिया। कौन सी संस्था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है,
हिंदी में क्या है, एक समस्या है। मैं आपको बोलना अभी शुरू कर दूंगा, गैर संवैधानिक लिख दीजिए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए मेरे पास क्वेश्चन चूंकि है नहीं तो मैं अभी दिखाया था। पिछले सालों में कोई खोजेगा तो क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन सी संस्था असंवैधानिक? मान लीजिए इसको हिंदी में लिख दिया, कौन सी संस्था गैर संवैधानिक, लिख देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गैर संवैधानिक है, ठीक। और अंग्रेजी में लिखा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आप थोड़ा सा अंग्रेजी वाला देख लीजिएगा। इसलिए मैं बोला कि आप लोगों का पेपर में बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो आचक टेस्ट होगा या फुल टेस्ट होगा उसको अंग्रेजी में भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उससे पढ़ने में आसानी होगी। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, अब देख के बताइए। सीबीआई भी हो गया, ईडी होगा। एक तो आप लोगों को पढ़ाने क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं, इतना बताया हूं। एक्चुअली आप लोग इतना सब दिमाग में खुराफात पहले से भर लिए हैं कि जो है मैं समझा रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। अभी ऊपर हेडिंग बना के लिखा हूं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में 2 तरह की संस्था होता है, ये बनाया हूं। यहां पर मैंने लिखा B1 पढ़ा रहा था, तो B1 में मान लीजिए B1 क हो गया, और इसको हमने लिख दिया B2, मान लीजिए इसको हमने लिख दिया B1 ख लिख दिया। तो B1 ख जो है, B1 क हो गया संवैधानिक संस्था, अब B1 ख हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानेतर। और संविधानेतर में 2 तरह की संस्था हो गया, एक हो गया B1 ख, मान लीजिए B1 ख 1 हो गया, और दूसरा हो गया B1 ख 2 हो गया। तो ये B1 ख 1 और B1 ख 2 दोनों मिलकर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था हुआ ना। तो जब दोनों मिलकर हुआ तो मैंने प्रश्न बनाया कि कौन सा जो है वह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सा है। हमने नीचे आंसर बनाया, मान लीजिए आंसर बनाया 1 2, मान लीजिए फिर बनाया दूसरा आंसर 1 2 3, सी बनाया हमने 1 3 4, डी बनाया सभी। कोई बात नहीं, मान लीजिए मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि है कि नहीं, तब ना नीचे सही लगेगा। अब मुझको क्या पता कि मैं पूछूंगा पिताजी का नाम बताइए, 4 ऑप्शन दीजिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सीबीआई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ। और फिर मान लीजिए लॉ कमीशन, विधि आयोग, ये विधि आयोग क्या हुआ, विधि आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और फिर उसके बाद ईडी क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो होगा नहीं, 1 2 3 सही होगा। थोड़ा सा अंग्रेजी देखना पड़ेगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा बताऊं और क्या पढ़ना है। तो आपको एक तो ये चार्ट पूरा पढ़ना है, और ये जो मैं चार्ट पढ़ाया हूं ना, इसी पर मैं 5 क्वेश्चन बनाया हूं, ये मत समझिएगा ये वो 10 मिनट लगा, लेकिन इसी पर मैं 5 प्रश्न बनाया हूं, घुमा फिरा के, लिख पढ़ के, कथन कारण, कथन 1 कथन 2, क्योंकि वो 5 कर लेंगे। तो अभी जो मैं बताया कि सब संवैधानिक विकास रट के, हिस्ट्री पढ़ के, एक क्वेश्चन सही किए। जो आप ही का बात बोल के मैं गलत करा दिया, तो वैसे वो भी तो गलत कराता है, जो आप जानते हैं उसी को बोल के गलत करा दिया। इसी तरह क्वेश्चन गलत होता है, घर पे आकर तुरंत समझ में आ जाता है, अरे बात तो सही, आंशिक उत्तरदायी 1935 कैसे, 1919 कैसे। देखिए परीक्षा भवन में सही करना है, बाहर प्रकांड विद्वान बन के चाय की दुकान पे आप मठाधीश बने हुए हैं, अब परीक्षा पास तो हो नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो वहां परीक्षा पास करेगा उसको माना जाएगा। अब जा देखिए, अब यहां पर एक तो ये चार्ट हो गया, तो एक तो इसको पढ़ना है जितनी संस्थाएं हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और पढ़ना है, यहां बनाया था मुद्दे। मुद्दों का मतलब यह है कि आप लोगों के सिलेबस में, आप लोग आज घर पे जाके ओरिजिनल सिलेबस देखिएगा कि ओरिजिनल सिलेबस में क्या लिखा है। ये ओरिजिनल सिलेबस में ये लिखा है, भारतीय राजतंत्र, इंडियन पॉलिटी एंड शासन जो भी है, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, ये सिलेबस आपका है, ओरिजिनल सिलेबस जो मैंने ये लाइन बना के लिखा है। लाइन बना के देखिए, हर जगह मैं लिखा हूं। ये मैं यहां पर जैसे मान लीजिए ये वाला जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का चाहे हिस्ट्री का, सब जगह मैं प्रयास किया था कि लाइन बना के लिखवा दूं कि क्या क्या उसका मतलब है। जैसे ये है मान लीजिए, तो देखिए सिलेबस कम ये है,
आप लोग ज्योग्राफी का पीटी का सिलेबस क्या है? भारत और विश्व भूगोल, भारत तथा विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, और उसमें जो है पारिस्थितिकी, पर्यावरण जो भी लास्ट में वो भी लिखा है, तो वो अलग पहलू है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये रहा, ये 2 लाइन का। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली, तो राजनीतिक प्रणाली से संबंधित जितनी बातें हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए, मैं बोल देता हूं जल्दी से, मुद्दों में लिख दीजिए। सार्वजनिक नीति संबंधी मुद्दे, सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक नीति, इसी प्रकार से जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, एक ही में लिख दीजिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, संविधान, आप लिख संविधानवाद, अधिकार, अधिकार, कभी देखे होंगे कि स्वतंत्रता का क्वेश्चन आया है, कभी अधिकार का क्वेश्चन आया है, कभी कानून के शासन का, कानून का शासन लिख दीजिए, कानून का शासन, बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, नौकरशाही, ठीक है, ये तो दूसरा मुद्दा मान लीजिए हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कानून से संबंधित पहलू। तो मैं इस बार 3-4 क्लास जो है कानून से संबंधित पहलू, हर साल 2-3 क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा है। तो मैं भी सोच रहा था कि ऐसे ही पूछ रहा है, लेकिन अब पूछ रहा है तो उसको पढ़ा देता हूं। तो 3-4 क्लास हम लोग क्या करेंगे कि कानून से संबंधित जो मान लीजिए सामान्य सा बात है, जो आसपास पूछता है, जैसे मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसका क्या प्रोसेस है, जैसे हम लोग क्या सिविल प्रोसीजर, जो मान लीजिए सबको करिए सीआरपीसी है, चाहे आईपीसी है, चाहे हम लोग क्या सिविल गिरफ्तारी होता है तो उसका क्या मतलब है, फौजदारी गिरफ्तारी होता है तो क्या मतलब होता है, कौन सा न्यायालय कितने दिन की सजा दे सकता है, किसको क्या क्या अधिकार है, सामान्य सा बात, ज्यादा 3 दिन लगना है। तो भारतीय कानून से संबंधित पहलू, नंबर 3, भारतीय कानून से संबंधित पहलू, भारतीय कानून से संबंधित पहलू, सीआरपीसी एंड आईपीसी, आदि बातें। ठीक है, और आप लोगों का जो संवैधानिक विकास होगा, जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा देंगे, लेकिन संवैधानिक विकास का जो पहलू है उसमें आप जानते हैं कि भाई 1600 से लेकर जो है वो देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति तक, एक प्रकार से देखा जाए तो ऐतिहासिक पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम आ रहा है वहीं से संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। तो हम आप लोग को 1858 से लेकर और जो है वो देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जितना भी पहलू है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। तो संवैधानिक विकास से संबंधित जो पहलू है 1858 से लेकर और वहां तक, वो मैं पढ़ा दूंगा। तो उसमें लिख दीजिएगा भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास, उसी में मुद्दों में व्यवहारिक जो पहलू है। ठीक है, ये सब हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग का सिलेबस है। और उसके साथ जो है भाई व्यवहार में साथ साथ जो है जो जो करंट के मुद्दे आएंगे, चाहे जो भी, जैसे मान लीजिए न्यूजीलैंड है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताया, मान लीजिए कहीं पर चुनाव हो रहा है, कहीं पर कुछ व्यवस्था है, अब इससे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ मान लीजिए, या सपोज करिए कोई चीज, जैसे ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन का जो संसदीय व्यवस्था है, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, तो मान लीजिए ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री बने तो हो सकता है कि ब्रिटेन से जोड़कर कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो थोड़ा सा कि भारत से, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ तो अलग हम लोग का है,
तो थोड़ा सा जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसी में थोड़ा सा जोड़ के समझा दूंगा, जिससे कभी प्रश्न आए तो कंफ्यूजन ना हो। ये तो हम लोग का सिलेबस हुआ, और साथ में हम लोग करंट वर्ड पढ़ते रहेंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि संविधान, अरे हमारा एक चाय तो गर्म करके तुम लाओ, पहले दूसरा ला दो, ले जाओ पहले इसको ले जाओ, इसको गर्म गर्म करके लाओ। अरे चाय रखा रह गया, ध्यान से निकल गया, अब ठंडा हो गया तो दोबारा पीऊंगा। संविधान, तो देखिए पहले तो समझिए कि संविधान क्या है। संविधान का मतलब यह है कि मूल नियम, व्यवस्था चलाने का मूल नियम, व्यवस्था चलाने का मूल नियम। मूल नियम का मतलब यहां पर यह हुआ कि संविधान जो है ऐसे प्रावधानों का संग्रह है जिससे जो है किसी देश का व्यवस्था चलता है। भाई मूल नियम का मतलब यह हुआ कि संविधान ऐसा दस्तावेज है जिससे व्यवस्था चलता है, ऐसा दस्तावेज है जिससे व्यवस्था चलता है। अब देखिए, अब व्यवस्था चलता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार क्या कार्य करती है, सरकार का क्या दायित्व है, ये सब बातों को संविधान में लिखा जाता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान में एक होता है जैसे लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान, लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखित और अलिखित का मतलब यह होता है कि मात्रा का अंतर। लिखित संविधान, जैसे हम कहेंगे लिखित संविधान, तो आप अपने दिमाग में समझेंगे कि लिखित संविधान का मतलब हुआ कि लिखित की मात्रा ज्यादा, अलिखित की मात्रा कम। मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी नाम से हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान का उदाहरण जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका लिखित संविधान का जन्मदाता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका लिखित संविधान का जन्मदाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जो है लिखित संविधान का उदाहरण हो गया। और अलिखित संविधान का उदाहरण जैसे इजराइल हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, तो ये सब अलिखित संविधान का उदाहरण है। अब मैं बताया कि लिखित संविधान का मतलब क्या होता है। लिखित संविधान का मतलब हुआ लिखित ज्यादा, अलिखित कम, अलिखित कम। और अलिखित संविधान का मतलब क्या हुआ, अलिखित ज्यादा, अलिखित ज्यादा, लिखित कम। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है क्योंकि वहां पर जो है संविधान के नाम पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। देख रहे हैं ना, गलत बात ना। मैं कह रहा हूं आप पहले संविधान पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, 6 क्लास में पढ़े हैं, भूल जाइए। बस आप ये सोचिएगा कि मैं ये बताइए कि इससे छोटा चीज से क्या शुरू कर सकता हूं। आप लोग बताया ना, संविधान आप 6 का एनसीईआरटी पढ़े, 7 का पढ़े, नहीं पढ़े, आज तक संविधान नाम नहीं सुने, छोड़ दीजिए। बस आप लोग जो बोलूंगा उसको समझते रहिएगा, नहीं आएगा पूछ लिया करिएगा। मैं कह रहा हूं कि लिखित संविधान मतलब जिसमें लिखित की मात्रा ज्यादा, अलिखित मात्रा कम। अलिखित का मतलब होता है परंपरा अभिसमय, परंपरा अभिसमय। और मान लीजिए मैं कहूं कि अलिखित संविधान का मतलब जहां पर परंपरा और अभिसमय ज्यादा है। परंपरा ट्रेडिशन, अभिसमय कन्वेंशन। अब परंपरा अभिसमय में क्या डिफरेंस है। परंपरा मतलब लंबे समय से जो चीजें चली आ रही हैं, लंबे समय से जो चीजें चली आ रही हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या संविधान में यही तो लिखा गया कि पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हम लोग क्या ही तो लिखा गया है, पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन आप देखे होंगे कि उसके पहले जो है चुनाव हो जाता है,
तो चुनाव होने के बाद जो है संसदीय दल की बैठक होती है, और संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें किसी को नेता चुना जाता है, किसी को मान लीजिए मनोनीत किया जाता है, किसी का चयन किया जाता है, और फिर उसी को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। इतना क्लियर? ऐसे समझिए, चुनाव होता है ना, तो चुनाव होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कोई दल वाला ज्यादा सीट पाया तो उसका बैठक होता है, तो उसी को संसदीय दल की बैठक कहते हैं। और संसदीय दल की बैठक में कौन भाग लेगा, तो जो लोग चुन कर आए हैं। अब ये नहीं कि मन किया था तो हम भी आ गए थे, मन करने से नहीं, जो लोग चुन कर आए हैं वही लोग बैठक में भाग लेंगे। अब मान लीजिए कभी प्रश्न पूछे कि संसदीय दल की बैठक में कौन लोग भाग लेते हैं, और ऐसे बनाया, नंबर 1 चुने गए सदस्य, नंबर 2 सरकार में पुराने मंत्री, नंबर 3 जो है बुजुर्ग, जो है देखा जाए तो मान लीजिए पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य जो है माननीय सदस्य। यहां आंसर बनाएगा ए, केवल 1, बी बनाएगा 1 2, सी बनाएगा 1 2 3, लिखेगा कि संसदीय दल की बैठक में कौन भाग लेता है। क्या लगाएंगे, ए की बी किसी ए। ये नहीं कि पार्टी के पुराने मंत्री लोग। बात तो सही लिख रहा है, बात सही लिखने से नहीं होता है, संविधान है। संसदीय दल की बैठक में केवल चुने गए सदस्य भाग लेंगे, ये नियम है। अब जा देखिए जो बता रहा था, लिखित अलिखित संविधान समझ गए। लिखित संविधान और लिखित संविधान में अंतर सिर्फ मात्रा का है। जिसकी मात्रा ज्यादा उसको उस नाम से जानेंगे। मान लीजिए पानी में हमने चीनी मिला दिया, शरबत बना दिया, तो वो क्या कहा जाएगा, शरबत क्या है, पानी का रूप है ना, पानी का रूप है। मान लीजिए सब करिए कि हमने चीनी का बोरा रखा है, उसमें 2 लोटा पानी डाल दिया, तो पानी उसको बोला जाएगा चीनी। अरे भाई किसी दुकानदार को मान लीजिए 500 रुपया कमाने की जरूरत पड़ रहा है, मन कर रहा है कि 200 रुपया कमा ले, तो क्या करेगा, चीनी का बोरा रखा रहता है, उसमें मिला के 1 बाल्टी पानी डालो जी, 500 रुपया सुबह नुकसान हो चुका है, चलान काट के लोग ले गए, 500 रुपया आज ही कमाऊंगा, 1 बाल्टी पानी क्या करेगा, डाल देगा उसी में। जब जाएंगे चीनी लेना है, बोलेगा देखिए बाहर चीनी का बोरा पड़ा था, भीग गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी में ले जाना तो ले जाइए। तो मान लीजिए आप चीनी समझ के ही तो लेके आएंगे। तो यहां पर जिसकी मात्रा ज्यादा उसको उस नाम से जानेंगे। मतलब लिखित और लिखित संविधान का जो अंतर है वो सिर्फ मात्रा का अंतर होता है और किसी चीज का अंतर नहीं होता। अब मैं बता रहा था संविधान, अब इसको समझाऊं। ये भी पूछा 1 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा, घर पे जाकर देखिएगा आईएएस में, कथन कारण में। किसी के पास वही हुआ कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता, 1-2 साल के भीतर ही पूछा था, बहुत सोवर क्वेश्चन था। किसी को दिखाई देगा तो पढ़िएगा। हम लोग यही काम करेंगे, पढ़ेंगे या क्वेश्चन करेंगे, जिससे वो तरीका पता चले कि ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। 1-2 साल के भीतर ही पूछा है लिखित अलिखित वाला कि मात्रात्मक अंतर, ऐसे कुछ क्वेश्चन कथन कारण का आया था। अब देखिए, व्यवस्था चलाने का मूल नियम है, संविधान ऐसा दस्तावेज है जिससे जो है व्यवस्था चलता है। ये बताइए व्यवस्था किसके किसके मध्य चलेगा। एक तरफ जो है वो देखा जाए तो व्यक्ति और नागरिक होता है, और दूसरी तरफ कौन होगा, तो मान लीजिए राज्य होगा, सरकार होगा। तो अब जैसा समझिए, देखिए व्यक्ति और नागरिक में सिर्फ अंतर यह है कि ऐसे व्यक्ति जिसको कुछ विशेष राजनीतिक और नागरिक अधिकार दे दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसको हम कुछ विशेष अधिकार दे देते हैं, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी करने का अधिकार, ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त जो व्यक्ति है उसको नागरिक कहा जाएगा। तो नागरिक भी व्यक्ति ही होता है, बस उसको जो है थोड़ा सा ज्यादा अधिकार दे दिया जाता है। मैं कहूं कि सभी नागरिक जो है, मान लीजिए मैं कहूं कि सभी व्यक्ति नागरिक होते हैं, सही बात है गलत? इसी में परेशान है, सही गलत? सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, गलत बात। क्योंकि बताइए, मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनको हमने ज्यादा राजनीतिक और नागरिक अधिकार दिया। कोई ब्रिटेन से व्यक्ति भारत में आया, ऐसे समझिए,
मान लीजिए कोई ब्रिटेन से भारत में व्यक्ति आया, मत देगा? ब्रिटेन का नागरिक है, भारत में आया, मत देगा? नहीं देगा। तो बताइए उसको जो है, जो भारत का हम लोग नागरिक हैं, तो हम लोगों को कुछ ज्यादा अधिकार है ना, यही तो समझाया कि ज्यादा अधिकार है, तो कुछ देखा जाए तो हम लोग को मूल अधिकार भी ज्यादा है। तो आप देखते हैं कि हम लोग को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 5 मूल अधिकार हम लोग को जो है नागरिकों को मिला हुआ है। 5 मूल अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है ज्यादा। अब जैसे समझिएगा, अब ये 5 मूल अधिकार ज्यादा मिला हुआ है, तो शेष मूल अधिकार, मैं कहूं कि शेष जो मूल अधिकार है, वो शेष मूल अधिकार जो है व्यक्ति को भी मिला हुआ है और नागरिक को भी मिला हुआ है। ये तो मतलब निकला। मैं कह रहा हूं कि नागरिक को ज्यादा अधिकार हम देते हैं, तो नागरिक को हम ज्यादा अधिकार देते हैं, तो हमने कहा कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30, ये 5 मूल अधिकार हमने नागरिक को दिया है। ये मूल अधिकार जो है, और बढ़िया से बनाता हूं, ये मूल अधिकार केवल नागरिक को है, केवल नागरिक को है। और ये जो शेष मूल अधिकार है, शेष मतलब इसको छोड़कर जितने मूल अधिकार हैं, वो जो है व्यक्ति को भी प्राप्त है और नागरिक को भी प्राप्त है। अरे व्यक्ति का मतलब विदेशी, ऐसे लिखिए विदेशी, ठीक, यहां तक समझ आ गया। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए 16 में आप लोग पढ़ते हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, क्रम, निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। ये सब तो पढ़ते हैं। तो ये सब जितना है नागरिक को दिया गया है। इतना समझ आ गया? ये जो बोला हूं समझ आया है? अब बताइएगा, मान लीजिए मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भारत आता है। आप लोग सब मत लिखिए, ये मैं रोज काम करूंगा, ऐसे ही मैं सिखाऊंगा। आप सब पढ़ के नहीं हो रहा है, तो उसी का तो इलाज हम लोग हैं। आप ये बताइए, कोई पोल्ट्री हिस्ट्री पढ़ता है? कभी आप सोचिएगा बैठ के रूम पर कि कोई पोल्ट्री और हिस्ट्री कहीं कोचिंग पढ़ता है? अपने से ही लोग पढ़ते हैं। किसी से बोलेंगे कि मैं पोल्ट्री पढ़ने जा रहा हूं, तो आपके ऊपर ही हंसेगा, बोले पोल्ट्री, अरे लक्ष्मीकांत पढ़ ले तो हो जाता। लेकिन आप लोग जब एग्जाम दे लीजिएगा, तो जो लोग रटे होंगे उनसे पूछेगा कितना हुआ, तो बोलेगा 10-12, और अपना बताइएगा कि हमारा तो 1 ही 2 गलत हुआ है, क्योंकि पढ़ा लेकिन पचाया नहीं, उसी को मैं पचवाऊंगा। ऐसे समझिए। ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया का कोई नागरिक भारत आया? ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भारत आया, उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? ठीक, मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, चलिए 3 ही लिखता हूं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में घूमने का अधिकार, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। हमने ए आंसर बनाया, बी बनाया और सी बनाया और डी बनाया। पहले ऐसे ही बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया का कोई नागरिक भारत में आया तो क्या होगा? व्यक्ति होगा भारत का कि नागरिक? व्यक्ति। तो जब व्यक्ति होगा तो धार्मिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त होगा ही। अरे भाई, किसी भी धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता तो प्राप्त होगा। चलिए, भारत में घूमने फिरने का अधिकार तो होगा ही। अरे भाई, आएगा तो घूमेगा नहीं? घूमेगा। ठीक, बढ़िया। ये बताइए, यहां लिख रहा हूं 19, खूब मुड़ी हिला रहे हैं, 19 लिख रहा हूं। 19 में ही तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। घूमने फिरने का अधिकार कैसे होगा? उसके वीजा पर लिखा रहता है पटना, बनारस। अब पटना बनारस केवल जा सकता है, ये नहीं कि पटना से उड़ीसा निकल जाएगा। घूमने फिरने का अधिकार का मतलब वीजा पर लिखा रहता है बनारस जाइएगा, पटना जाइएगा। हम लोग मान लीजिए पटना गए तो उधर से उड़ीसा निकल जाते हैं। चलो थोड़ा कलकत्ता भी दिखाते हैं, हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। उनको पकड़ लेगा पुलिस तुरंत, किधर? पटना तक वीजा दिखाओ। तो यहां पर देख रहे हैं घूमने फिरने का उनको अधिकार नहीं है। कानून का शासन लागू होगा। तो ये बताइए, मान लीजिए अब 1-2 लाइन में बता दीजिएगा। मैं कहूं कोई, मान लीजिए सब करिए, ब्रिटेन का नागरिक भारत में आया। तो ब्रिटेन का नागरिक आया तो ऐसी दिशा में जो है वो देखा जाए
तो वहां के व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखता है, वो सरकार की आलोचना कर सकता है। सही बात है गलत? गलत। क्यों? क्योंकि 19 के तहत है। इतना ही पकड़ना है। अब इसी पर मैं 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोगों को लाइन कितना ध्यान रखना है? 15, 16, 19, 29, 30। मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भारत में आया और ऐसे दिशा में वह जो है राजनीतिक दल का गठन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी को आपको ध्यान रखना है कि 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिक के लिए, और शेष मूल अधिकार जो है व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए। एक लाइन का कंसेप्ट है। ये जो अनुच्छेद 15 है ना, तो उसका पढ़ने का तरीका है। ये 15 की एक मूल भावना होती है, जिसमें लिखिएगा मत 15(1), 15(2), ठीक। इसके बाद ये मूल भावना हो गया। इसका अपवाद चलता है। इसके अपवाद में चलेगा 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) आरक्षण वाला 10% EWS वाला। तो आप देखते हैं कि ऐसे चलता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अभी बस तुरंत बताता हूं। ऐसे आपको पढ़ना है, कोई चीज पढ़े और फिर उसी पर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और मैंने क्या किया है कि जैसे ये मैं पढ़ाया, इसलिए तो मैं बोला कि 3,500-4 हजार क्वेश्चन में बना रखा हूं। और आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप उसको टिक लगा लेना है। उससे क्या होगा कि आप गलती होगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसी पर मैं 2 क्वेश्चन पूछा और इसी का 10 क्वेश्चन मैं बना के दूं और उस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कितना घुमा के आया होगा 3-4 साल पर। देखिएगा घर पे जाके कि ब्रिटेन का नागरिक भारत में आया, वो किस अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। उसमें लिखा होगा ऐसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मान लीजिए कुछ लिखा जो है, कुछ उसमें लिखेगा कानून के शासन, या मान लीजिए सब करिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट दायर करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर, मान लीजिए कोई ब्रिटेन का नागरिक आया, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक आया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL दायर कर सकता है। इधर देख के बोलिए हमको क्यों देख रहे हैं? ये 32 कहां पर आएगा? दोनों को है। PIL सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही होता है, PIL लोअर कोर्ट में नहीं होता है। पहला कंसेप्ट ये समझिए, PIL अनुच्छेद 32(2) का विस्तार है। अब PIL का जन्म कहां पर हुआ? अमेरिका में। अमेरिका से भारत में आया और PIL का जन्मदाता भारत में PN भगवती साहब, नहीं दिया रहेगा तो कृष्णैयर साहब। और जो हमारे यहाँ PIL है वो लोकस स्टैंडाई में छूट करके दिया गया है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं कि मेनका गांधीवाद के बाद जो है, जो 1978 का मामला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल के कह दिया कि भाई यदि कोई व्यक्ति जो है या कोई समूह या कोई समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो न्यायालय के पास नहीं जा पा रहा है, तो उसकी तरफ से कोई तीसरा व्यक्ति या समूह या कोई NGO या कोई संस्था जाकर वाद दायर कर सकता है और न्यायालय उपचार प्रदान करेगा। अब बाद में इसी का विस्तार हो गया। बाद में जो पर्यावरणविद हैं MC मेहता साहब, इस बार क्वेश्चन भी मेंस में आया था। MC मेहता साहब का पर्यावरण वाला क्वेश्चन पहला नहीं था मेंस में। तो MC मेहतावाद साहब ने कम से कम जो है कुछ नहीं तो 40 से 50 मुकदमा दायर किया था। तो MC मेहता साहब जब 1987 की बात, 87 में MC मेहता ने वाद दायर किया और कहा ये बताइए कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उसकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया या किसी समुदाय का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया, तब क्या होगा? क्या उसके अधिकार का उल्लंघन होने दिया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम स्वयं संज्ञान के आधार पर जो है निर्णय दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पेपर पत्रिका में कोई खबर निकलता है तो हम स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वह व्यक्ति चाहे तो पत्र लिख सकता है न्यायालय के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही PIL दायर करेगा, बाकी न्यायालय नहीं। और इस तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा PIL का विस्तार हो गया। अब मान लीजिए PIL है तो आपको PT के लिए कितना लाइन ध्यान रखना है? 5 लाइन। पहला, PIL का जन्मदाता अमेरिका, ये PT पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। PIL का भारत में जन्मदाता PN भगवती।
भारत में जो है पीआईएल का जो पीआईएल है वो कहां से उत्पन्न हुआ है? पीआईएल कहां से उत्पन्न हुआ? 32(2) रिट के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए चौथा बात थोड़ा सा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा कि पीआईएल जो है देखा जाए तो जैसे हम लोग क्या होता है ना, ऐसे समझिए सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है उसमें जो है जैसे एक ज्यूरिसडिक्शन होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीली क्षेत्राधिकार, एक होता है परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो मैं पूछूं कि जो पीआईएल है वो किस क्षेत्राधिकार के तहत आता है? सोच के बता दीजिएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, अपीली, जो मैं बोल दूंगा वही मान लेंगे। एक्चुअल में आपने न तो प्रारंभिक समझा न तो अपीली समझा, इसीलिए कभी प्रारंभिक बोल रहे हैं कभी अपीली बोल रहे हैं। यदि प्रारंभिक और अपीली, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यदि क्लियर होता तो इतना थोड़ा कंफ्यूजन होता। ये बताइए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लिखिए, उठिएगा मत, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी मामला है तो हम सीधे जो है न्यायालय में जा सकते हैं, सीधे हम जो है न्यायालय में जाकर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, वही बताया, कुछ नहीं है पीटीओटी। आप लोग जो फेल हो रहे थे ना, ये बताइए हमको क्या करना है? जबरदस्ती का, मैं मान लीजिए सब लोग हमसे बोल रहे थे, कोई आज से थोड़ी ना कोई बोल रहा है, 3-4 साल से 5 साल से बोल रहा है कि सब लोग मिलते, सब लोग हम लोग करते। हमने जिस दिन मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1.5 साल हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहा, 2 साल, तो मैं उस बीच में कोई इधर उधर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं सोच लिया था कि पिताजी का उम्र 86-87 साल, मुझे पता था कि अभी जाने ही वाले हैं, ज़्यादा 6 महीने साल भर, तो जीवन का एक उद्देश्य था कि इनका खूब सेवा कर लें। इसीलिए कोरोना का काल भी मिल गया तो मैं संतुष्ट भी हो गया। अब मैं फ्री हो गया तो सब लोग कहना शुरू किए कि आप जो है केवल टेस्ट कराने का सब जिम्मेदारी लेंगे, कोर्स हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोग चलिए, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं रणनीति बनाता हूँ, अब मैं पढ़वाता हूँ पीटी। नहीं तो पढ़ाने को 2 साल 3 साल पहले भी शुरू हो जाता, लेकिन बताइए पढ़ाने का शुरू हो गया होता, लेकिन पिताजी का सेवा तो नहीं कर पाता, वो भी तो एक काम था, तो वो भी मान लीजिए निपट लिए। अब मैं जो है फ्री हो गया। अब जरा सा अब ये भी चुनौती स्वीकार करता हूं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ऐसा न्यायालय जिसमें आप सीधे मामला लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट में आप जो है फंडामेंटल राइट वाला मसला लेकर सीधे 32 के तहत जा सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, मान लीजिए केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद है तो मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अरे क्यों नहीं जाएगा? केंद्र राज्य का विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट में ही तो जाएगा। तेरी की केंद्र राज्य के मध्य विवाद है तो पहले हाई कोर्ट में कैसे चला जाएगा? कोई गाइड खरीद के लाए हैं? सब रख दीजिए, थोड़ा सा समझिए बात को। केंद्र राज्य का विवाद है तो खुद दिमाग लगाइए। यदि राज्य का कोई घरेलू मैटर होता तो हाई कोर्ट में चला जाता। राज्य का विवाद है तो एक हाई कोर्ट कैसे समाधान करेगा? केंद्र राज्य का विवाद है, केंद्र और राज्य एक तरफ मान लीजिए हो गए, कुछ केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ कुछ राज्य एक तरफ हो गए, तो कहां मैटर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इसी को तो हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अब यहीं पर दिमाग लगाइएगा। और अभी बताया था कि जो पीआईएल है, पीआईएल देखिए कहीं बनाया हूं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही दायर हो सकता है और सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, ये भी शब्द बोला था। ये बताइए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा कि अपीलेट होगा? ओरिजिनल ही तो होगा। आया हुआ आईएएस में क्वेश्चन, जाके देखिएगा। तो बताता हूं। अब देखिए ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अब बताइए हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसमें पीआईएल दायर हो सकता है ना, तो पीआईएल हाई कोर्ट में भी सीधे जा सकते हैं 226 के तहत। अब फिर देखिए हाई कोर्ट में जो मुकदमा है उसमें जो है उसका जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है वो बहुत सीमित है। उसका
वो एक प्रकार से हाई कोर्ट में ज्यादातर मुकदमा अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आता है, क्योंकि हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे 25 हाई कोर्ट, फिर इसके बाद जो है लोअर कोर्ट, ये सिस्टम है ना हमारे यहाँ। तो ऐसे ऐसे मुकदमा चलता है। तो हाई कोर्ट मुख्यतः जो है देखा जाए तो अपीलेट न्यायालय के रूप में है। अब जा देखिए, हाई कोर्ट में केवल 226 के तहत जो है आप जा सकते हैं। पीआईएल इसीलिए हाई कोर्ट में भी दायर हो सकता है सीधे। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ऐसा मामला जिसे लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहीं पे समझिएगा, अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? अपील करना, मतलब कहीं पर सुनवाई हुई है उसके बाद दोबारा अपील करना। अपील का मतलब सीधे नहीं ना होता है भाई, अपील का मतलब सीधे नहीं ना होता है। तो जब सीधे नहीं होता है, मैंने बोला कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो अपीलेट कैसे लगा देंगे आप? नहीं समझ में आया बात? जिसको नहीं समझ में तो फिर दोबारा बोलिए, फिर समझाऊंगा। अपीलेट का मतलब होता है कि लोअर कोर्ट में मामला दायर किए, लोअर कोर्ट ने कुछ सुना, आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने कुछ सुना, संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मैं कहूं कि जो X1 मैटर था, जो लोअर कोर्ट से कोई फौजदारी मैटर है, फौजदारी मैटर में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि फौजदारी मैटर हमेशा लोअर कोर्ट में ही दायर किया जाता है, हाई कोर्ट में सीधा नहीं आ सकता है। तो अब मैं कहूं कि फौजदारी मैटर में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, सही बात है। लेकिन आप देखते हैं कि पीआईएल जो है सीधे आप जा सकते हैं, इसलिए उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाएगा। चलिए यहीं पर रोकिए। आप जब पढ़िए कोई चीज, चाहे हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, साइंस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप अपना दिमाग लगा के बस पढ़िएगा, तर्क करके पढ़िएगा। हाँ, तब आप सीधे उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फौजदारी मसले का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वो जो फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हुआ उसका सुनवाई करेगा। ठीक है, ऐसे समझिए। जैसे आपने यहां पर पढ़ा, अब मान लीजिए मैंने कहा कि अनुच्छेद 32 है और 226 है। ठीक, अब जैसा समझिएगा, ये बताइए 32 के तहत जो है आप रिट कहां दायर कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में। 226 के तहत ये हाई कोर्ट हो गया। इतना समझ गया? अभी बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का, उसमें कोई अनियमितता हो गया, कोई भ्रष्टाचार हो गया, तो ऐसी दशा में ये बताइए कि आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कि दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये भी देखिए, ये भी सेट है। क्यों? आप 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं, लेकिन 226 के तहत देखिए फंडामेंटल राइट के साथ जो है वो देखा जाए तो लीगल राइट, अदर राइट, इंस्टीट्यूटरी राइट, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सबके लिए जा सकते हैं। अब बताइए, अनुच्छेद 32 अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। तो ये बताइए कि ये जो 32 है, ये मूल अधिकार, मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों मूल अधिकार के संरक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों जो है मूल अधिकार के जो है मूल अधिकार की गारंटी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं। क्यों? ये बताइए। मान लीजिए मैं कहूं कि मूल अधिकार का जो है गार्जियन कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं। तो हमें कहते हैं क्यों? क्योंकि ये बताइए, अनुच्छेद 32 के तहत आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है। अरे भाई, मूल अधिकार में अनुच्छेद कौन सा है बताइए भाई? ये बताइए कि ये जो है मूल अधिकार में 13 से लेकर 13 से 35, तो 13 से 35 के बीच में ही तो 32 आएगा। 12 मतलब 12 से मान लीजिए, राज्य की परिभाषा से ही मान लीजिए तो आएगा। अब ये बताइए कि अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है। इसका मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी स्वयं मूल अधिकार है। तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उपचार प्रदान करने से मना नहीं करेगा,
क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, उपचार अवश्य प्रदान करेगा। लेकिन 226 के तहत जाएंगे तो हाई कोर्ट जो है उपचार प्रदान करने से मना भी कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? अरे तो क्यों मना कर सकता हाई कोर्ट? एक लाइन के जल्दी से बोलिए देखकर, क्यों मना करेगा? अरे 226 मूल अधिकार नहीं है, उपचार का अधिकार 226 का मूल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो मना कर सकता है। तो आप देख रहे हैं गार्जियन किसको कहा जाता है? ऐसे व्यवहार में समझाऊं, मान लीजिए इनके पिताजी हैं, इन्होंने कोई गलती किया तो 2-4 लपड़ा इनको मारेंगे भी। मान लीजिए हमारा बच्चा देखिए कोई गलती किया, अब मैं गार्जियन हूं, कोई गलती कर दिया तो 2-4 उसको लगाऊंगा और फिर उसके बाद बोलूंगा चलो बैठो, क्या खाओगे? बोलेगा ना गोलगप्पा खाऊंगा, चलो बैठ जाओ। तो मान लीजिए उसको ले जाकर फिर खिलाऊंगा। गार्जियन का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति आपको छोड़ेगा नहीं। आप ही लोग मान लीजिए 1 साल 2 साल फेल हो जाते हैं, गार्जियन को तो पता ही चल जाता है, जब आप नहीं रिजल्ट बताते तो खुद ही फोन के पूछ लेता है कि मैं देख लिया हूं, परेशान मत होइए, आपका नहीं हुआ है। आजकल के गार्जियन ज्यादा समझ, आप तो सोचते हैं वही इंटरनेट खेल रहे हैं, हम लोग ज्यादा वो लोग खेल रहे हैं। तो मान लीजिए देखा जाए तो वो लोग भी चेक करके अपना रख लेते हैं, बता देते हैं हुआ नहीं आपका, परेशान मत होइए, आ जाइए 10-15 दिन आराम करिए फिर तैयारी करिएगा। तो देखिए आपको गार्जियन डांटता तो है, कौन सा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 2 साल हो गया 3 साल हो गया, खुद ही सोचिए। अब आप ही पढ़ते रहेंगे तो और हम जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? लेकिन ये बताइए फिर जब मान लीजिए 2-4 दिन के बाद आपसे क्या कहता है, पढ़ने का मन है, घूमने फिरने जाना तो जाके 2-4 महीने मुखर्जी घूम के आ जाइएगा, लेकिन पढ़ने लिखने जाना तो ठीक से पढ़िए, यही तो बोलता है। अब मान लीजिए फिर बोलता है कि जाइए पढ़े के आइए, कुछ बनिए, जीवन में कुछ करिए, जन्म पाए मनुष्य का कुछ करके दिखाइए। तो ये बताइए वो आपको छोड़ता तो नहीं है ना? ये तो नहीं कहता कि आप बोले थे 2 साल में बन के आ जाऊंगा, 3 साल हो गया, अब दिखाई मत दीजिएगा, अब पैसा से नहीं भेजोगे, बंद करिए, पैसा हो गया। ये गार्जियन थोड़े ना होता, आपको छोड़ेगा नहीं। अरे नहीं भी कोई बन पाता तो गार्जियन क्या बोलता है, दुकान उकर खुलवा देता हूं, चलाइए, हो गया, चलिए भूल जाइए, जीवन में तैयारी किए थे। छोड़ेगा थोड़े ना वो गार्जियन, ये थोड़े घर से निकाल देगा कि अब दिखाई मत देना तुम। तो मान लीजिए यही तो गार्जियन का, सुप्रीम कोर्ट वही तो गार्जियन हुआ, मना नहीं कर सकता उपचार प्रदान करने से, क्योंकि मना भाई हमारा राइट है ना। तभी तो अनुच्छेद 32 और 226 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो 32 और 226 में अंतर पढ़ते हैं, तो देखिए क्या अंतर पढ़ते हैं कि 32 जो है केवल मूल अधिकार के संदर्भ में है, 226 जो है मूल अधिकार सहित जो है अन्य संदर्भों में भी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 32 जो है वो देखा जाए तो 32 के कारण ही जो है सुप्रीम कोर्ट जो है देखा जाए तो उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य है, लेकिन 226 संवैधानिक अधिकार के रूप में है, इसलिए जो है हाई कोर्ट मना भी कर सकता है। ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना। अब एक लाइन बताइएगा, हमारे यहां जो है मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप लोअर कोर्ट में भी जा सकते हैं, अभी जाके मुकदमा तो दायर कर सकते हैं ना। मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो रिट जारी करने का अधिकार हमारे यहां किसको किसको है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। तो मूल अधिकार के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को है, लोअर कोर्ट को नहीं, केवल मूल अधिकार। और एक लाइन बोल रहा हूं और तुरंत सही गलत बोल दीजिएगा, रिट जारी करने के संदर्भ में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। सही बात। अब एक लाइन का कंसेप्ट है, आप यदि इसको चार्ट को ध्यान रखेंगे कि 32 के तहत जो है हमने क्या किया, 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, और यहां 226 के तहत में लिखाया कि ये सब चीजें हैं, तो ये चीज ज्यादा हो गया ना। मान लीजिए अब ऐसे मैं क्वेश्चन बनाया कुछ घुमा के कि पिछले वर्षों में जो है वह देखा जाए तो घुमंतु जातियों के अधिकारों का उल्लंघन होता रहा, तो ऐसी दशा में जो है उसके समक्ष उस पहलू को लेकर व्यक्ति जो है वह क्या क्या उसके समक्ष उपाय है, उसके तहत क्या क्या उपाय है। मान लीजिए हमने लिख दिया कुछ, मान लीजिए घुमंतु जाति या कुछ भी हमने लिख दिया, अब फिर हमने उसमें क्वेश्चन बनाया, मान लीजिए 1 नंबर बताया कि इसके लिए जो है सीधे हाई कोर्ट में मामला लाया जा सकता है। अब मैं लिख रहा हूं तब बताइएगा सोचकर,
मान लीजिए हमने लिखा घुमंतु जातियों के संदर्भ में कोई समस्या आया और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर हमने लिखा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर तीसरा हमने लिखा कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमने लिखा, मान लीजिए 3 ही हमने लिखा, अब एक एक बताइएगा। सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कारण भी बताइएगा साथ में। घुमंतु जाति, सोशल जस्टिस में नहीं पढ़ाया था। घुमंतु जातियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। घुमंतु जातियों का, भाई ऐसे समझिए कि जो लोग जो है खाना बदोश हैं, कहीं एक जगह पर नहीं रहते हैं, नहीं पढ़ाया था उस दिन सोशल जस्टिस में कि भाई एक जगह पर नहीं रहते हैं, कहीं पर रहे फिर कहीं गए, ऐसे भटकते रहते हैं। भटकने में उनको आनंद आता है। तो मान लीजिए भटकते रहते हैं, कितने लोग घुमंतु जाति के लोग यहां पर भी रहते हैं। जब तक नेहरू बिहार, गांधी बिहार से आकर मुखर्जी नगर में 2 घंटा घूम नहीं लेंगे तब तक उनको लगता है कि हम तो स्टूडेंट है ही नहीं है, वो चैन से पढ़ ही नहीं सकते। तो इतना यहाँ भीड़ रहता है, जिससे लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। मैं जब इधर कभी गाड़ी खड़ा कर देता हूँ, इधर जाता हूँ, कष्ट भी होता है, हंसी भी आता है कि अरे भैया पढ़ लेते बैठ के, 2-2 घंटे से यहाँ पर चल रहा है। तो उनको घुमंतु जाति का मतलब घूमने फिरने वाले, कहीं उनका स्थायी निवास नहीं होता। अब ऐसे लोगों के अधिकार का उल्लंघन हो गया तो पहला लिखा हूं कि सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कितने लोग हाथ ऊपर करिए, सही बात। चलिए, अब बाकी लोग नहीं, ये बताइए। अभी समझाया हूं, आप लोग क्या हुआ है ना कि इसको बंद करके आए हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, अभी मैं बताया हूं, ये देखिए यहीं पर, इसीलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के अदर राइट लिखा हूं। घुमंतु जातियों के संदर्भ में अदर राइट का प्रयोग होता है ना, तो अदर राइट का प्रयोग होता है तो कैसे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। लीगल राइट के संदर्भ में, अदर राइट के संदर्भ में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के संदर्भ में आप कहां पे जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे सीधे हैं? घूमने का नहीं कर रहा हूं, उनके अधिकार की बात किया। घुमंतु जातियों का अधिकार है? वही बात है, घुमंतु जाति का कंसेप्ट नहीं पड़े। घुमंतु जाति का मतलब कि जिनका जो है नागरिकता भी नहीं मिल पाया है, जिनको, पहले उसका कंसेप्ट तो क्लियर होगा। तो हाँ, अरे बता रहा हूं, यही तो मसला पड़ रहा है उनका। घुमंतु जाति जिनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई उनका प्रमाण नहीं है। सरकार ने कहा कि ऐसी जातियों की हम लोग पहचान करेंगे, उनको नागरिक बनाएंगे, उनको हम लोग देंगे। जब उनका प्रमाण पत्र बन जाएगा तब तो घुमंतु जाति से उनको फिर हम लोग नागरिक बना रहे हैं। घुमंतु जाति का मतलब यहां पर हुआ कि ऐसे लोग सामान्यतः जिनका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ के हैं, क्या है, इनके माता पिता कौन थे, ऐसे लोगों को हम लोग सामान्यतः घुमंतु जाति कहते हैं। और उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ तो उनके अधिकार का तो सरकार को भी पता नहीं कि उनका कौन कौन सा अधिकार है। तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो अदर राइट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अदर राइट में रखा गया। अदर राइट में रखा गया तो इसका मतलब सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे, और जब उनको हम प्रमाण पत्र देकर उनको नागरिक बना देंगे तो फंडामेंटल राइट बन जाएगा। बताता हूं, उसमें देखिए, उसमें आप अब देखिए, आपने कंडीशन बोला ना, अच्छा बात है, ऐसे पूछेंगे तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में देखिए 3 क्लाज होता है, 20(1), 20(2), 20(3). अब देखिए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, उसको अभी हिंदी बोल दूंगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब होता है कि कार्योत्तर जो है विधि से संरक्षण। इसका मतलब कि जिस समय उसने अपराध किया, यदि किसी कानून का उल्लंघन हुआ तो ऐसी दशा में उसको संरक्षण दिया जाएगा। मान लीजिए 20(2) आप लोग पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जीओपार्डी,
दोहरे जोखिम से संरक्षण, कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्माभिशासन से संरक्षण। तो आत्माभिशासन से संरक्षण, तो अब जैसे देखिए आपने प्रश्न क्या बोला कि किसी व्यक्ति के मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया, 3 दिन जेल में रहा, आपने 2-3 लाइन उसमें लिखा ना, तो 2-3 लाइन लिखा तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया। तो कानून का उल्लंघन किया तो अनुच्छेद 20 किसके तहत आता है? मूल अधिकार। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं? जा सकता है ना। मेरी बात समझिए, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, आपने 2-3 लाइन जोड़ा ना कि कोई घुमंतु जाति है और वो मान लीजिए अपराध में वो जो है दोषी पा गया, और अपराध में दोषी पाने के बाद मान लीजिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, वो जेल में बंद है। आपने इतना कहानी सुनाया। मैं बताया कि पीटी में ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है, उसका प्रश्न क्या पूछा है। इन्होंने बहुत अच्छा बात बताया, प्रश्न क्या पूछा है उसके अनुरूप उत्तर देना होता है। जब आपने 2 लाइन जब कहानी बोला है तो वो कहानी अनुच्छेद 20 से संबंधित है, और अनुच्छेद 20 जो है मूल अधिकार में के तहत आता है कि किसी भी व्यक्ति को ये चाहिए। एक चीज और, अनुच्छेद 20 जो है केवल नागरिक के लिए लागू होगा ना, व्यक्ति। ये बताइए, मैं कहा कि घुमंतु जाति, तो घुमंतु जाति को हम मान लीजिए एक तरह से मान लिए कि नागरिक नहीं है, तो नागरिक नहीं है तो किस में आएंगे? व्यक्ति में आएंगे। तो व्यक्ति में आएंगे तो व्यक्ति पर अनुच्छेद 20 लागू होगा ना। अब 20 लागू होगा तो व्यक्ति जो है सीधे कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं घुमंतु जातियों का जो अधिकार है उसको अदर राइट में सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। और जब आपने कहा कि घुमंतु जाति को जेल में बंद कर दिया गया, 3 दिन रखा गया, तो इसमें 2 लाइन सेंटेंस आपने जोड़ा ना। हाँ बताता, बहुत अच्छा। अदर राइट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वनवासी जाति है, कोई मान लीजिए ऐसी जाति है जिनके उद्गम के बारे में, जिनके जो इतिहास के बारे में, या जिनकी जो सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा किताबों में नहीं मिलता है, और कहीं न कहीं उनका जो आदत है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो धर्म है, उनका विचार है, आचार है, उसके बारे में कोई व्यवस्थित ज्ञान नहीं है। ऐसे अधिकारों को अदर राइट, अन्य अधिकार कहा जाता है। हाँ बताता हूं, जब एग्जाम में ये पूछेगा कि कोई घुमंतु जाति है या कोई ऐसी जाति है जिसके अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तभी तो मैं घुमंतु जाति शब्द का प्रयोग किया कि घुमंतु जाति में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घुमंतु जाति हम उसको मानेंगे, घुमंतु जाति हम उसको मानेंगे। आप जानते हैं कि जैसे आईएएस में जो प्रश्न पूछता है, एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न रहता है। एक तो बीमारी ये है, क्योंकि आप घुमंतु जाति के बारे में पहले पढ़ लीजिए। घुमंतु जाति किसको कहते हैं? ऐसी जातियां जिसको हमने अधिसूचित नहीं किया है, ऐसी जातियां जिसके बारे में इतिहास और उनका भूगोल, उनका समाज व्यवस्था के बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का परिभाषा बता रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा बात कहा कि ऐसी जातियां जिनके अधिकारों को हम लोग अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, और ऐसे अधिकार जो अदर राइट के रूप में परिभाषित किए गए हैं, उसको हम लोग घुमंतु जाति कहेंगे। तो जब मैंने प्रश्न बोला घुमंतु जाति, तो आप सबसे पहले घुमंतु जाति के बारे में क्या कहा जाता है वो जानिए, और फिर उसको ले जाकर उससे जोड़िए। तो ये अन्य अधिकार के रूप में प्रश्न था, इसलिए मैंने बोला। और जो आपने पूछा तो आपने कंडीशन जोड़ा ना, नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब हम अन्य जातियों को, जैसे मान लीजिए घुमंतु जाति को, जब हम ये मानेंगे भारत में कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के रूप में भी तो मूल अधिकार मिलेगा, व्यक्ति के रूप में मिलेगा ना। लेकिन मैंने कहा कि घुमंतु जाति का जो अन्य अधिकार है, सेंटेंस बोलने में हो सकता है, घुमंतु जाति का जो अधिकार है उस संदर्भ में वो कहां जाएगा? हाँ, मूल अधिकार से इतर। मान लीजिए हम इस शब्द का प्रयोग करें तो भी ठीक है। अरे हो जाता। चलिए अब चलिए कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो ये जो आपने कहा जेल में जाएगा, गिरफ्तार होगा, वो 20 से संबंधित है। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग चलें, जो मैं बता रहा था, मतलब ऐसे पढ़िएगा। अब जैसे इसको जरा मैं बताऊं, एक्चुअल में देखिए हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोगों से एक और भी है कि जब आप लोग
अब चूंकि मैं तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन बोलना शुरू कर दिया, आप लोग जब कोई क्वेश्चन मैं भी लिख के लाऊंगा, मैं भी क्या करूंगा, एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं तो उसमें एक समस्या आती है कि बोलने में दिक्कत आता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस हमने बोला एक्यूरेट नहीं हो पाया, और मान लीजिए उस पर मैं पीटी में तो यही नहीं होता है, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि जो क्वेश्चन बनाऊं उसको मैं सेट वर्ड लिख कर लाऊंगा हिंदी अंग्रेजी में, जिससे वो क्लियर प्रश्न रहे। क्योंकि हम लोग मान लीजिए कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर वैसे कैसे वहां आंसर लग पाएगा। तो हम भी लिख के लाएंगे, और आप लोग भी जब कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो कहीं पर क्वेश्चन कोई पूछा होगा या कहीं पर आया होगा तो आप लोग भी सामान्यतः जो है मोबाइल में फोटो खींच के दीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग भी बोलेंगे या मैं बोलूंगा तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए बोला हूं कि मैं भी लिख के लाया करूंगा क्वेश्चन, नहीं तो घुमंतु जाति की तरह बहस होगा। है भाई ये सोचिए कोई अपराधी है, कोई अपराधी है, किसी अपराध के लिए गिरफ्तार हो गया, तो गिरफ्तार हो गया तो ऐसी दशा में देखा जाए तो किसी व्यक्ति को जो है अपराध के संदर्भ में यदि मान लीजिए अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो अपराधी घोषित कर दिया गया तो उसको 3 प्रकार का संरक्षण मिलेगा। 20(1) क्या कहता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 साल पहले कोई अपराध किया, अब 5 वर्ष की सजा थी, और आज मान लीजिए 5 वर्ष की सजा थी 10 वर्ष के पहले, और मान लीजिए आज उसी अपराध के लिए आपको सजा मिल रहा है, तो कितना मिलेगा? अरे भैया 5 वर्ष पहले आपने कोई अपराध किया और उसका सजा का प्रावधान उस समय मान लीजिए 5 वर्ष था, 5 साल की सजा, आज मान लीजिए उसके फांसी की सजा कर दिया गया है, तो आज आपको हम सजा जो देंगे 5 वर्ष ही मिलेगा। इसको बोलते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण, एक। और दूसरा चीज 20(2) का मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, यदि किसी व्यक्ति को हमने एक बार सजा दे दिया तो उसी व्यक्ति को हम दोबारा सजा नहीं देंगे। और तीसरा चीज होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्माभिशासन से संरक्षण। मतलब ये बताइए, जैसे वो जो मान लीजिए लड़की है श्रद्धा, जो चल रहा है आजकल केस, कि मान लीजिए उसको विभिन्न टुकड़ों में काट के फेंक दिया गया, तो ये बताइए आत्माभिशासन का मतलब, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति भले ही कहता है कि मैंने काट दिया है, लेकिन पुलिस साक्ष्य जुटाएगी और जुटा के उसको प्रूफ करेगी, तभी उसको सजा दिया जाएगा। इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ कि आत्माभिशासन का मतलब कि अपने ही केस में हम भले ही कह दें कुछ भी, मान लीजिए हम कह दें कि 10 लोगों ने हत्या कर दिया, माना नहीं जाएगा जब तक कि साक्ष्य से पुष्टि नहीं होगी, उस बात को आत्माभिशासन। तो अनुच्छेद 20 क्या कहे, 20 है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपराध में दोषी पाया जाता है और सामान्य कानून का उल्लंघन करता है तो उसको 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। और जो गिरफ्तारी है, देखिए अब जैसे मान लीजिए आप लोग 22 पढ़ते हैं, एक लाइन बताता हूं। 22 क्या है कि 22 ये है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं, तो गिरफ्तार जब करेंगे तो उसको कौन कौन सा संरक्षण देंगे, वो अनुच्छेद 22 में है। कैसे मतलब? अरे मैं ऐसे समझाया कि अनुच्छेद जो 20 है तैसे समझिएगा। अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए, मान लीजिए आपने कहा किसी ने कोई अपराध कर दिया, तो अपराध कर दिया तो मान लीजिए सबूत करिए कि उसको 20 भी तो उस पर लगेगा। और 22 क्या है, किसी व्यक्ति को हम कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, यदि हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया तब क्या क्या संरक्षण हम दे रखे हैं, ये बताइए। 22 के तहत आप लोग पढ़ते हैं 22(1) से लेकर 22(2), और दूसरा चीज क्या पढ़ते हैं 22(3) से 22(7) पढ़ते हैं ना। ये बताइए 22(1) से लेकर 22(2) और 22(3) से लेकर 22(7), इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सोच के बताइए। ये मान लीजिए सामान्य गिरफ्तारी हो गई, और ये निवारक निरोध। अभी बताइए, मैं कहूं कि ये जो निवारक निरोध है प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो सामान्य यदि गिरफ्तारी आपकी होती है, इसका मतलब कि सामान्य कानून का आपने उल्लंघन किया है तो आपको 3 संरक्षण मिलता है। भाई पहला तो मान लीजिए मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, कारण बताया जाएगा, आप वकील की सुविधा, यही सब तो। और जब निवारक निरोध ने बताया कि निवारक निरोध क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है,
हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन का परिभाषा बोलिए। बढ़िया। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है ये जो पनिशमेंट होता है, जो दंड होता है, दंड के 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है कि जैसे रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का मतलब कि जैसे सुधारात्मक। दूसरा होता है प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अपराध जो हो रहा है उसको हम लोग ये मानते हैं कि यदि हम चाहते तो उसको रोक दिए होते, मतलब अपराध की प्रत्याशा में पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कि अपराध की प्रत्याशा में पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। ठीक, तो बताइए निवारक निरोध का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, ऐसे जोड़ जोड़ के जब तक नहीं पढ़ेंगे, ये निवारक निरोध का प्रावधान किस देश से लिया गया? अपने मन से जो आएगा वही बोल देंगे। कहां से लिया गया बोलिए? देखिए, आप ऐसे समझिए, जो हम लोग के यहां सीआरपीसी आईपीसी है, लगभग प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऐसे जोड़ना पड़ेगा। कितना याद करेंगे? मान लीजिए आप याद ही कर लीजिए, 10-20 पेज याद कर ले, उससे क्या बन बिगड़ जाएगा? मैं कहूंगा मान लीजिए प्रस्तावना कहां से लिया गया? चलिए रटे होंगे, यही पूछ लेता हूं, प्रस्तावना कहां से लिया गया? ठीक है, अमेरिका। प्रस्तावना का जन्मदाता कौन? अमेरिका। संघीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन? देख रहे हैं ना, ये तो और हमको पागल करेंगे। अच्छा ये बताइए, संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है ना? संघीय व्यवस्था में क्या होता है? लिखित संविधान। और अभी बोला था कुछ देर पहले कि संघीय लिखित संविधान का जन्मदाता कौन? अमेरिका। तो संघीय व्यवस्था का जन्मदाता अमेरिका ही तो होगा। जो मैं बता रहा हूं, यदि देखिए जब जोड़ेंगे तब तो जुड़ेगा वो। आप मान लीजिए रट लेंगे तो कैसे हो पाएगा ये बताइए? समझेंगे नहीं तो कैसे आप लगा पाएंगे? कुछ मान लीजिए हमने कहा, जैसे कुछ हमने लिख दिया, मान लीजिए कि जैसे संविधान संशोधन मान लीजिए आप पढ़ते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं, या मान लीजिए हमने कहा कि राज्यसभा में जो है सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया? चलिए 2-4 पूछ ही लेता हूं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, इतना रटे को जल्दी जल्दी बताइए। राज्यसभा में कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से मनोनयन होता है ना 12, कहां से लिया गया है? आप लोग क्या किए हैं, उसको समझ के नहीं रटे हैं। यदि समझ के रटे होते तो वो जुड़ता। ये बताइए, राज्यसभा का चुनाव होता है हमारे यहां, राज्यसभा का चुनाव किस विधि से होता है? पीआरबी देशटीवी सिस्टम। पीआरबी देशटीवी सिस्टम होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत विधि। तो यह जो इस विधि से जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो कहां से लिया गया? आयरलैंड। बढ़िया। अब मैं कहा हूं कि राज्यसभा में मनोनयन, तो राज्यसभा में मनोनयन का सिस्टम जो है वो कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मान लीजिए जब उसको जोड़ेंगे तभी वो जुड़ेगा। सीधे सीधे जैसे मैं कहूं कि नागरिकता का प्रावधान कहां से? नागरिकता का प्रावधान कहां से? ब्रिटेन से। आप लोग क्या किए हैं, रटे हैं भयंकर। अच्छा बताइए, हमारे यहां जो एकात्मक व्यवस्था, जैसे ऐसे समझिए थोड़ा सा, बस छोड़ रहा हूं, ये बताइए कि हमारे यहां अर्धसंघीय व्यवस्था है। अर्धसंघीय व्यवस्था है तो अर्धसंघीय व्यवस्था में हमने संघीय व्यवस्था के साथ क्या मिला दिया? एकात्मक लक्षण। तो एकात्मक लक्षण जो हमने मिलाया, तो ये बताइए ये एकात्मक लक्षण हमने जो मिलाया है वो सामान्यतः कहां से हमने लिया है? ब्रिटेन से। और ये जो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से लिया एक तरह से। अमेरिका से संघीय व्यवस्था नहीं है, कनाडा, चूंकि आप लोग रट चुके हैं इतना। ये बताइए, अमेरिका का संघीय व्यवस्था आदर्श संघीय व्यवस्था है, हमारे यहां आदर्श संघीय व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां व्यवहारिक संघीय व्यवस्था जो कनाडा से लिया गया है। ठीक,
वैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि अमेरिका से प्रभावित है, वो दूसरी बात है, लेकिन संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो अमेरिका से नहीं, कनाडा से। तो एकात्मक व्यवस्था हमने कहां से लिया? और ये बताइए कि नागरिकता का प्रावधान एकात्मक है कि संघात्मक? तो कहां से लेंगे? ब्रिटेन से ही तो लेंगे। ये मेरे कहने का मतलब, ऐसे उसको पढ़िए तो रटिए। आज चलिए यहीं तक छोड़िए, कल से हम लोग सिलेबस शुरू किया जाएगा। अब देखिए मैं बताया, कोई चीज पढ़िए आप लोगों को। देखिए एक लाइन ध्यान रखिए, मैं पढ़ाता हूं, मैं भी एक बड़ा स्टूडेंट हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बड़ा स्टूडेंट हूं, आप लोग एक छोटे स्टूडेंट हैं। इस फील्ड में मैं मास्टर नहीं हूं, मास्टर नहीं हूं। मान लीजिए जब अंतिम समय भी आएगा तब भी आप पूछेंगे कि सर संविधान कितना सीखे, तो मैं बोलूंगा कि अभी सीखना बच गया है। ये जो प्रक्रिया है राज्यसभा में, दो चीज अपनी बहुत अच्छा, राज्यसभा में चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया का मतलब विधानसभा के सदस्यों द्वारा, बस छोड़ा हूं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो यदि पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की जो प्रक्रिया है, विधानसभा से सदस्य चुने जाते हैं, ये चीज दक्षिण अफ्रीका से है, ठीक। और पीआरबी टीवी जो सिस्टम है वो आयरलैंड से है, और जो मनोनयन है वो भी मेरे समझ से आयरलैंड ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रक्रिया है विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का चयन। चलिए कल सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।